चैप्टर 16 आप और मैं। ऐसे लोगों से वित्तीय अनुसंकेत लेते समय सावधान रहे जिनका खेल आपसे अलग हो। 2000 के दशक की शुरुआत में .com बबल के अंत पॉन्ट ने पारिवारिक संपत्ति को $6.2 ट्रिलियन से घटा दिया। हाउसिंग बबल के अंत ने $8 ट्रिलियन कम कर दिए। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि वित्तीय बबल कितने विनाशकारी हो सकते हैं, वे कितने ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये सब आखिर क्यों होता है और ये क्यों होता ही रहता है? हम अपने सबक क्यों नहीं सीखते? यहाँ एक सामान्य उत्तर ये है कि लोग लालची होते हैं और लालच मनुष्य स्वभाव की एक अमीट विशेषता है। ये सच हो सकता है और अधिकतर लोगों के लिए ये ठीक ठाक जवाब है, लेकिन अध्याय 1 से याद करिए, कोई भी मूर्ख नहीं है। लोग ऐसे वित्तीय निर्णय लेते हैं जिन पर उन्हें बाद में पछतावा हो और वे ऐसा अक्सर जानकारी और तर्क के अभाव में करते हैं। लेकिन जब ये निर्णय लिए गए तब वे उनके लिए मायने रखते थे। बबल का दोष लालच पर मड वहीं रुके जाने से हम ये सबक सीखने से चूक जाते हैं कि प्रत्यक्ष दृष्टि में जो निर्णय लालची नजर आते हैं, लोग उन्हें क्यों और कैसे तर्क संगत ठहराते हैं। बबल से सीख लेना कठिन इसलिए भी है क्योंकि वे कैंसर की तरह नहीं होते जहां बायोप्सी से हमें साफ चेतावनी और डायग्नोसिस मिल जाए। वे किसी राजनीतिक पार्टी के उत्थान और पतन की तरह अधिक होते हैं जहां प्रत्यक्ष दृष्टि में परिणाम तो साफ होता है लेकिन कारण और दोष पर कभी सहमति नहीं होती। निवेश प्रतिफल के लिए प्रतिस्पर्धा भीषण है और किसी को हर समय पर हर संपत्ति का स्वामित्व चाहिए, जिसका मतलब ये है कि बबल की धारणा ही हमेशा विवादास्पद रहेगी क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचना चाहता कि वे अधिमूल्यांकित संपत्ति के मालिक हैं। प्रत्यक्ष दृष्टि में सबक सीखने के बजाय हम संभवतः निंदा करने के लिए उंगलियां उठाते हैं। मुझे नहीं लगता हम कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे कि बबल आखिर होते क्यों हैं। ये ठीक ये पूछने जैसा है कि युद्ध क्यों होते हैं। इसके लगभग हमेशा ही कई कारण होते हैं, इनमें से कई परस्पर विरोधी और सभी विवादास्पद। ये बहुत ही जटिल विषय हैं जिसके सरल उत्तर नहीं है, लेकिन मैं इनके होने का एक ऐसा कारण सामने रखना चाहूंगा जो अनदेखा भी रह जाता है और व्यक्तिगत रूप से आप पर लागू भी होता है। निवेशक अक्सर निर्दोष रूप से दूसरे निवेशकों से अनुसंकेत ले लेते हैं जो उनसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हो। वित्त में एक ऐसी अवधारणा है जो निर्दोष प्रतीत होती है लेकिन जिसने बेहिसाब विनाश किया है। वो धारणा ये है कि एक ऐसे संसार में जहां निवेशकों के लक्ष्य और समय परिधि अलग अलग हैं, संपत्ति का एकमात्र तर्क संगत मूल्य होता है। अपने आप से पूछिए, आज आपको गूगल स्टॉक के लिए कितना मूल्य चुकाना चाहिए? उत्तर इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। क्या आपके पास 30 वर्ष की समय परिधि है तो उचित दाम जानने के लिए अगले 30 वर्ष तक गूगल के नकदी आयजनीय निवेश का गहन विश्लेषण करना होगा। क्या आप 10 वर्ष में नकद वापस निकालने का सोच रहे हैं तो सही दाम जानने के लिए अगले दशक में तकनीकी उद्योग की क्षमता का विश्लेषण करना होगा और साथ ही इसका भी कि गूगल प्रबंधन इस परिकल्पना को निष्पादित कर सके। क्या आप 1 वर्ष के भीतर ही बेचने का सोच रहे हैं तो फिर गूगल के वर्तमान उत्पाद बिक्री चक्र पर ध्यान दीजिए, ये जानने के लिए कि बियर मार्केट होगा कि नहीं। क्या आप डे ट्रेडर हैं तो उचित दाम होगा, किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अब और दोपहर के बीच जो होगा आप बस उसमें कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी मूल्य पर कार्यान्वित किया जा सकता है। जब निवेशकों के लक्ष्य और समय परिधि अलग अलग होते हैं और हर संपत्ति वर्ग में ऐसा होता ही है, जो मूल्य एक व्यक्ति को हास्यास्पद लगते हैं किसी दूसरे के लिए अर्थपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि जिन पहलुओं पर वे निवेशक ध्यान देते हैं वे अलग हैं। 1990 के .com बबल को ही लीजिए। लोग 1999 में याहू स्टॉक को देखकर कह सकते हैं वो पागलपन था, जिलियन गुना का मुनाफा, उस मूल्य निर्धारण का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन बहुत से निवेशक जिनके पास 1999 में याहू स्टॉक था, उनकी समय परिधि इतनी छोटी थी कि उनके लिए एक हास्यास्पद मूल्य चुकाना अर्थपूर्ण था। एक डे ट्रेडर जो वे चाहे निष्पादित कर सकते थे, चाहे याहू के एक शेयर की कीमत $5 ही हो या $500, फर्क नहीं पड़ता था जब तक वो उस दिन सही दिशा में जाए। और ऐसा हुआ भी कई वर्षों तक। वित्त का एक निर्विवादित नियम यह है कि धन प्रतिफल का उस सीमा तक पीछा करता है जहां तक कर सकें। अगर किसी संपत्ति में आवेग है, ये समय के एक अंतराल में अविरुद्ध रूप से ऊपर बढ़ती रही है। अल्पावधि कारोबारियों के एक समूह के लिए ये मानना कतई मूर्खतापूर्ण नहीं है कि ये ऊपर जाती रहेगी, अनिश्चित काल के लिए नहीं, बस उस छोटी अवधि में जिसमें वे चाहते हैं। आवेग अल्पावधि कारोबारियों को यथोचित रूप से आकर्षित करता है और बस फिर रोमांच
रोमांचक शुरुआत हो जाती है। बबल तब बनते हैं जब अल्पावधि प्रतिफल इतनी राशि अर्जित कर लेते हैं कि निवेशकों की बनावट अधिकतर दीर्घकालीन से अधिकतर अल्पावधि में परिवर्तित हो जाती है। ये प्रक्रिया खुद ब खुद बढ़ती रहती है। जैसे जैसे व्यापारी अल्पावधि प्रतिफल को बढ़ाते हैं, वे और अधिक व्यापारियों को आकर्षित करते हैं शीघ्र ही, और इसमें अधिक देर नहीं लगती। सबसे अधिक प्राधिकार वाले प्रभावी मार्केट मूल्य सेंटर वे होते हैं जिनकी समय परिधि छोटी होती है। बबल इतना अधिक बढ़ते मूल्य निर्धारण से संबंधित नहीं होते, वे किसी और बात का लक्षण होते हैं। छोटी होती समय परिधि का जैसे जैसे और नए व्यापारी खेल में उतरते हैं। ये कहना आम बात है कि .com बबल भविष्य के बारे में तर्कहीन आशावाद का समय था, लेकिन उस युग की एक सबसे बड़ी खबर ट्रेडिंग की रिकॉर्ड मात्रा की घोषणा थी, जो होता ही है जब निवेशक एक ही दिन में खरीदें और बेचें। निवेशक विशेषतः वे जो मूल्य सेट कर रहे थे अगले 20 वर्षों के बारे में नहीं सोच रहे थे। 1999 में औसत म्यूचुअल फंड का कुल आवर्त 120% था, जिसका मतलब यह है कि वे ज्यादा से ज्यादा अगले 8 महीनों के बारे में ही सोच रहे थे। व्यक्तिगत निवेशक जिन्होंने वे म्यूचुअल फंड खरीदे, वे भी ठीक ऐसा ही कर रहे थे। मैगी महर ने अपनी किताब बुल में लिखा, 90 के दशक के मध्य तक प्रेस ने वार्षिक स्कोर कार्ड को रिपोर्ट में बदल दिया था, जो हर 3 महीने में आती थी। ये परिवर्तन ने निवेशकों को बेहतर प्रदर्शन का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया। चार्ट में सर्वोच्च फंड को खरीदने के लिए उस समय जब वे सबसे महंगे थे। ये डे ट्रेडिंग, अल्पावधि विकल्प, अनुबंध और हर मिनट की मार्केट कमेंट्री का युग था। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप दीर्घकालीन विचारों से जोड़ें। 2000 के दशक के मध्य में हुए हाउसिंग बबल में भी ठीक ऐसा ही हुआ। अगले 10 वर्षों के लिए अपने परिवार के लिए फ्लोरिडा के 1-2 बेडरूम के घर पर $7 लाख खर्च करने को उचित सिद्ध करना कठिन है, लेकिन ये अर्थपूर्ण लगेगा अगर आप कुछ महीनों में बढ़ते मूल्य का तुरंत लाभ उठाने के लिए उस घर को मार्केट में फ्लिप कर दें। उस बबल के दौरान बहुत से लोग ठीक यही कर रहे थे। रियल एस्टेट लेन देन को ट्रैक करने वाली एक कंपनी एटॉम के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में ऐसे घरों की संख्या जो 12 महीने के अंतराल में एक से अधिक बार बिके, वे फ्लिप कर दिए गए थे। बबल के दौरान 5 गुना बढ़ गई थी। 2000 के पहले तिमाही में 20,000 से 2004 के पहले तिमाही में 1 लाख के ऊपर। बबल के बाद ये फ्लिपिंग 40,000 प्रति तिमाही तक घट गई और तब से लगभग ये वहीं टिकी हुई है। क्या आपको लगता है कि फ्लिप करने वाले इन लोगों को दीर्घकालीन मूल्य से किराए के अनुपात की परवाह थी, या फिर जो मूल्य उन्होंने चुकाए उनके पीछे दीर्घावधि आय वृद्धि का भरोसा था? बिल्कुल नहीं। उनके खेल में वे आंकड़े मायने ही नहीं रखते थे। उनके लिए मायने बस ये रखता था कि घर का मूल्य आने वाले महीने में बीते महीने से अधिक होगा, और बहुत सालों तक ऐसा हुआ भी। आप इन निवेशकों के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। आप उन्हें सट्टेबाज बुला सकते हैं, आप उन्हें गैर जिम्मेदार भी कह सकते हैं, आप उनके बड़े जोखिम उठाने की तत्परता पर सर हिलाकर असहमति जता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उन सब को तर्कहीन कह सकते हैं। बबल का निर्माण ऐसे लोगों के दीर्घावधि निवेश में बिना सोचे समझे भागीदारी से इतना संबंध नहीं रखता। इसका संबंध लोगों के कुछ हद तक तर्क संगत रूप से अल्पावधि ट्रेडिंग की ओर बढ़ने से है, उस आवेग का लाभ उठाने के लिए जो खुद ब खुद बढ़ रहा हो। आप लोगों से क्या करने की अपेक्षा करते हैं जब आवेग एक बड़ा अल्पावधि प्रतिफल देने की क्षमता को उत्पन्न कर देता है? बैठकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना? कभी नहीं। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। लोग हमेशा लाभ के पीछे जाते हैं, और अल्पावधि ट्रेडर ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां दीर्घकालीन निवेश के नियम खासकर मूल्य निर्धारण को लेकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, क्योंकि वे इस खेल में मायने नहीं रखते और यहाँ आकर चीजें दिलचस्प हो जाती और यहीं आकर समस्याओं की भी शुरुआत होती है। बबल तब क्षति पहुंचाते हैं जब दीर्घावधि निवेशक अपने खेल के लिए उन अल्पावधि निवेशकों से अनुसंकेत लेना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हैं। सिस्को का स्टॉक 1999 में 300% बढ़कर $60 प्रति शेयर हो गया। उस मूल्य पर कंपनी का मूल्य $600 बिलियन जा पहुंचा, जो अविश्वसनीय है। कुछ ने वाकई सोचा कि ये इस योग्य था। डे ट्रेडर आनंद उठा रहे थे। अर्थशास्त्री बर्टन मल्किल ने एक बार कहा कि उस दर पर सिस्को की गर्भित वृद्धि दर का मतलब था कि 20 वर्षों के भीतर वो पूरी यूएस अर्थव्यवस्था से भी बड़ी हो जाती। लेकिन अगर आप 1999 में एक दीर्घावधि निवेशक होते, $60 खरीदने का एकमात्र मूल्य था और बहुत से लोग उस मूल्य पर खरीद भी रहे थे, तो ये देखकर आप खुद से कह सकते थे, वाह, लगता है कि ये निवेशक कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता। शायद आप भी उनका अनुकरण करते और इसे समझदारी भरा विकल्प समझते कि वे ट्रेडर जो स्टॉक का मार्जिनल मूल्य सेट कर रहे थे, वे आपसे अलग खेल खेल रहे थे। उनके लिए $60 प्रति शेयर उचित मूल्य था, क्योंकि दिन खत्म होने से पहले वे उसे बेच देना चाहते थे जब उसका मूल्य अधिक होता। लेकिन आपके लिए $60
$1 प्रति शेयर आगामी विनाश की तरह होता, क्योंकि आप उन शेयरों को लंबे समय तक रखना चाहते थे। ये दो अलग अलग निवेशक शायद ही एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानते हो, लेकिन वे एक ही अखाड़े में हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए। जब उनके रास्ते अंधाधुंध रूप से टकराते हैं, किसी न किसी को चोट पहुंचती है। बहुत से वित्तीय और निवेश निर्णय इस पर निर्भर करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और फिर या तो उनकी नकल की जाती है या उनके विपरीत जाया जाता है। लेकिन जब आप ये नहीं जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, आप नहीं कह सकते हैं कि वे कितने समय तक वे ऐसा करते रहेंगे। क्या उनकी सोच को बदलेगा, या फिर अगर वे कभी अपना सबक सीखेंगे या नहीं। जब CNBC पर एक विवरणकार ये कहता है आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, याद रखिए कि वे नहीं जानते कि आप कौन हैं। आप सिर्फ मजे के लिए ट्रेडिंग करने वाले एक किशोर हैं, एक बुजुर्ग विधवा जिसका बजट सीमित है, एक हेज फंड मैनेजर जो तिमाही के खत्म होने से पहले अपने बही खातों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि इन तीनों लोगों की प्राथमिकता समान होगी और जिस भी स्तर पर कोई स्टॉक चल रहा हो वो उन तीनों के लिए ठीक होगा? ये मूर्खतापूर्ण है। ये समझना कठिन है कि दूसरे निवेशकों के लक्ष्य हमसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान का एक स्थिरक ये न समझना है कि तर्कसंगत लोग दुनिया को आपसे अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बढ़ते मूल्य सभी निवेशकों को इस प्रकार फुसलाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मार्केटर को भी ईर्ष्या हो जाए। वे एक ड्रग की तरह हैं जो मूल्य सचेत निवेशकों को भावुक आशावादियों में परिवर्तित कर देती है, जो अपने से दूसरा खेल खेलने वाले के व्यवहार के कारण अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। दूसरा खेल खेलने वालों से प्रभावित होने के कारण आप जिस तरह से अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं वो भी उलट सकता है। उतना अधिक उपभोक्ता खर्च खासकर विकसित देशों में सामाजिक रूप से प्रेरित होता है, सूक्ष्म रूप से उन लोगों से प्रभावित जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप सूक्ष्म रूप से चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें। हालांकि हम ये देख सकते हैं कि लोग कार, घर, कपड़ों और छुट्टियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं, हमें उनके लक्ष्य, परेशानियां और अभिलाषाएं देखने को नहीं मिलते। एक युवा वकील जो किसी प्रतिष्ठित लॉ कंपनी में सहभागी बनना चाहता है, उसे ऐसे वेश में रहना पड़ता है जिसकी मुझे एक लेखक होने के नाते जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं स्वेट पैंट पहनकर भी काम कर सकता हूँ। लेकिन जब उसकी खरीदारी मेरी उम्मीदों को ढालने लगती है, मैं आगामी निराशा की राह पर चल पड़ता हूँ, क्योंकि मैं ये पैसा उस कैरियर बूस्ट के बगैर खर्च कर रहा हूँ जो उसे मिल रहा है। हो सकता है हमारे अंदाज भी अलग अलग ना हो, हम बस अलग खेल खेल रहे हैं। ये समझने के लिए मुझे सालों लग गए। यहाँ पर एक सीख ये है कि धन को लेकर कोई बात इतना मायने नहीं रखती जितना अपनी समय परिधि को समझना और उन लोगों के व्यवहार और आचरण से प्रभावित न होना जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। मुख्य बात जिसकी मैं संतुष्टि करना चाहूंगा वो ये है कि कुछ भी करके ये पहचानिए कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। हम में से कुछ लोग जो करते हैं वो आश्चर्यजनक है। हम हर निवेश को करने वाले को निवेशक बुलाते हैं जैसे कि वे बास्केटबॉल खिलाड़ी हो जो सम्मान नियम वाला एक ही खेल खेल रहे हैं। जब आप ये समझते हैं कि ये धारणा कितनी गलत है, आप देख पाते हैं कि मात्र अपने खेल को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। मैं अपने खुद के धन को किस प्रकार निवेश करता हूँ इसका विवरण चैप्टर 20 में है, लेकिन सालों पहले मैंने लिखा था मैं एक धैर्यवान निवेशक हूँ जो वास्तविक आर्थिक विकास को उत्पन्न करने की संसार की योग्यता के प्रति आशावादी है, और मुझे विश्वास है कि अगले 30 सालों में वो विकास मेरे निवेश को लाभ पहुंचाएगा। ये विचित्र सुनाई पड़ता है, लेकिन एक बार जब आप अपना मिशन वक्तव्य लिख देते हैं आप समझ पाते हैं इससे असंबंध सब कुछ इस साल मार्केट ने क्या किया, अगले साल मंदी होगी या नहीं, उस खेल का हिस्सा है जो मैं नहीं खेल रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता और मुझे इसके बहकावे में आने का भी कोई खतरा नहीं है। आगे चलिए निराशावाद के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 17 निराशावाद का बहकावा। आशावाद बिक्री के लिए की जाने वाली बातचीत जैसा सुनाई पड़ता है, निराशावाद किसी मदद करने वाले जैसा प्रतीत होता है। आशावाद अधिकतर लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि अधिकतर समय अधिकतर लोगों के लिए संसार बेहतर होता जाता है, लेकिन निराशावाद हमारे हृदयों में एक खास जगह रखता है। निराशावाद न सिर्फ आशावाद से अधिक सामान्य है बल्कि ये अधिक समझदारी पूर्ण भी सुनाई देता है। ये बौद्धिक रूप से लुभावना है और इस पर आशावाद से अधिक ध्यान दिया जाता है जिसे अक्सर जोखिम से अनभिज्ञ समझा जाता है। आगे जाने से पहले आशावाद को परिभाषित करते हैं। वास्तविक आशावाद ये नहीं मानते कि ये सब अच्छा ही होगा, वो असावधानी है। आशावाद ये विश्वास है कि समय के साथ अच्छे परिणाम पाने का योग्य अनुपात अच्छे पक्ष में है, तब भी जब रास्ते में रुकावटें आए। ये साधारण धारणा कि लोग सुबह में उठकर पहले से बेहतर और उत्पादक बनाने की कोशिश करते हैं, न कि उठकर कलेश करने की। ये आशावाद का आधार है, ये जटिल नहीं है। इसकी गारंटी
गारंटी भी नहीं है। ये बस अधिकतर समय अधिकतर लोगों के लिए सबसे उचित विकल्प है। सर्वज्ञ सांख्यिकीविद हैंस रोजलिंग ने इसे अलग तरह से कहा, मैं आशावाद नहीं हूँ, मैं बहुत गंभीर शक्यतावादी हूँ। अब हम आशावाद के अधिक समहोग भाई निराशावाद के बारे में बात कर सकते हैं। दिसंबर 29, 2008 आधुनिक इतिहास के अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब साल खत्म होने को था। विश्व भर में स्टॉक मार्केट ढह चुकी थी, वैश्विक वित्तीय प्रणाली दिनों दिन जीवन आधार पर थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और जब ऐसा लग रहा था कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तर्क देते हुए एक लेख प्रकाशित किया कि अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। उन्होंने मुख्य पृष्ठ पर रूसी प्रोफेसर इगोर पनारिन के दृष्टिकोण पर एक लेख प्रकाशित किया, जिन्होंने आर्थिक विचार विज्ञान कल्प लेखकों के रुझानों को मात देते प्रतीत होते हैं। जर्नल ने लिखा, जून 2010 के अंत या जुलाई के आरंभ में पनारिन कहते हैं यूएस 6 टुकड़ों में बट जाएगा, अलास्का वापस रूस के नियंत्रण में चला जाएगा, कैलिफोर्निया उसका केंद्र बन जाएगा जिसे वे द कैलिफोर्निया रिपब्लिक कहते हैं, और या तो वो चीन का हिस्सा होगा या फिर चीन के प्रभाव के अधीन टेक्सास द टेक्सास रिपब्लिक का केंद्र होगा, राज्यों का एक समूह जो मैक्सिको के पास चला जाएगा या फिर मैक्सिकन प्रभाव के अधीन। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क एक अंटार्कटिक अमेरिका के भाग होंगे जो यूरोपियन यूनियन से जुड़ सकता है। कनाडा कुछ उत्तरी राज्यों को हत्या लेगा जिन्हें प्रोफेसर पनारिन द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकन रिपब्लिक कहते हैं। हवाई उनके अनुसार जापान या चीन का संरक्षित राज्य हो जाएगा और अलास्का वापस रूस में सम्मिलित हो जाएगा। ये किसी ऐसे वैसे ब्लॉग या सूचना पत्र का अंशबद्ध लेख नहीं था, ये विश्व के सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय समाचार पत्र का मुख्य पृष्ठ था। अर्थव्यवस्था के बारे में निराशावादी होने में कोई हर्ज नहीं है, अंतर्भाषी होने में भी कोई हर्ज नहीं है। इतिहास ऐसे देशों के लिए उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने न सिर्फ मंदी देखी बल्कि विघटन का भी सामना किया। पनारिन के जैसी कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि उनका ठीक विपरीत चौंका देने वाले आशावाद के पूर्वानुमान को शायद ही इतनी गंभीरता से लिया जाता है जितना कयामत के ईश्वर दूतों को। 1940 के दशक के अंत में जापान को ही लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय से यह देश हर तरह से टूटा हुआ था, आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से। 1946 की भीषण ठंड के कारण अकाल पड़ने से भोजन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 800 कैलोरी तक पहुंच गया था। सोचिए अगर इस समय के दौरान किसी जापानी अकादमिक ने ऐसा लेख लिखा होता जो कहता, आप सब हौसला रखिए, हमारे जीवन काल में हमारी अर्थव्यवस्था उसके लगभग 15 गुना बढ़ेगी जितनी ये युद्ध से पहले थी, हमारी आयु संभावत्य लगभग दुगनी हो जाएगी, हमारा स्टॉक मार्केट ऐसे प्रतिफल उत्पन्न करेगा जैसा इतिहास में शायद ही किसी देश ने देखा हो, हम 40 वर्ष से अधिक तक बेरोजगारी को 6% से ऊपर बढ़ता नहीं देखेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक नवाचार और प्रबंधकीय प्रणाली में विश्व नेता बन जाएंगे, शीघ्र ही हम इतने समर्थ हो जाएंगे कि हम यूनाइटेड स्टेट में कुछ सबसे बहुमूल्य रियल एस्टेट के मालिक होंगे, अमेरिकी हमारे सबसे निकट मित्र होंगे और वे हमारे आर्थिक परिज्ञान का अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। उनका तुरंत मजाक उड़ाया गया होता और उन्हें अपना इलाज करवाने की सलाह दी गई होती। ध्यान रखिए कि ऊपर दिया विवरण ठीक वही है जो जापान में युद्ध के बाद वाली पीढ़ी के समय में वाकई हुआ, लेकिन पनारिन का ठीक विपरीत पूर्वानुमान इतना बेतुका प्रतीत होता है जितना कयामत का पूर्वानुमान नहीं होता। निराशावाद आशावाद से अधिक समझदारीपूर्ण और संभव सुनाई पड़ता है। किसी से ये कहकर देखिए कि सब अच्छा हो जाएगा और वे संभवत या तो आपको नजरअंदाज कर देंगे या फिर शक की निगाहों से देखेंगे। किसी से ये कहकर देखिए कि वे खतरे में हैं और उनका पूरा ध्यान आपकी ओर होगा। अगर कोई समझदार व्यक्ति मुझसे कहें कि एक स्टॉक है जो अगले वर्ष तक 10 गुना बढ़ने वाला है तो मैं तुरंत उन्हें बेहदुगी से पूर्ण करार दूंगा। अगर कोई बेहदुगी से पूर्ण व्यक्ति मुझसे ये कहें कि जो स्टॉक मेरे पास है वो धराशायी होने वाला है क्योंकि ये कोई लेखाखन धोखाधड़ी है, मैं तुरंत समय निकालकर उसके हर शब्द को सुनूंगा। मान लीजिए कि कोई मंदी होने वाली है और समाचार पत्र वाले आपको बुलाएं, कह दीजिए कि हम औसत वृद्धि की ओर अग्रसर हैं और कोई अधिक ध्यान नहीं देगा। कह दीजिए कि हम अगली महामंदी के निकट हैं और आप तुरंत टीवी पर होंगे। लेकिन ये कहकर देखिए कि अच्छा समय आने वाला है, मार्केट आराम से चल सकती है और किसी कंपनी में विशाल विकास क्षमता है और विवरणकार और चट्टेबाज एक आवाज में प्रतिक्रिया देंगे कि या तो आप कोई सेल्समैन हैं या फिर जोखिम से बिल्कुल अनजान हैं। निवेश सूचना पत्र उद्योग ये सालों से जानता है और अब क़यामत के ईश्वर दूतों से भरा पड़ा है। ऐसे माहौल में क्रियाशील होने के बावजूद जहां स्टॉक मार्केट पिछली सदी में 17,000 गुना
ऊपर गया है लाभांश को मिलाकर। मैट रिडले ने अपनी किताब द रसेल ऑप्टिमिस्टिक में लिखा, निराशावाद के नगाड़ों की निरंतर आवाज आमतौर पर हर विजय गीत को डुबा देती है। यदि आप कहें कि संसार बेहतर होता जा रहा है तो आपको अनुभवहीन और संवेदन शून्य कहा जाएगा। अगर आप ये कहें कि संसार बेहतर होता ही जाएगा तो आपको पागल समझा जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि विनाश निकट है, आप मैकआर्थर जीनियस अवार्ड या नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। मेरे अपने खुद के वैश्विक जीवन काल में निराशावाद से प्रचलित कारण बदलते रहे, लेकिन निराशावाद अचल रहा। हर उस समूह में जिनसे मैंने पूछा, लोगों का मानना था कि संसार उससे अधिक भयावह, हिंसात्मक और अधिक आशाहीन है। संक्षेप में अधिक नाटकीय जितना ये वास्तविक में है। हैंस रुजली ने अपनी किताब फैक्टफुलनेस में लिखा, जब आप ये समझ जाते हैं कि एक जीवन काल में मनुष्य कितनी प्रगति कर सकते हैं, आर्थिक विकास से लेकर मेडिकल खोज, स्टॉक मार्केट लाभ और सामाजिक समानता तक, आप सोचेंगे कि आशावाद को निराशावाद से अधिक ध्यान खींचना चाहिए। और फिर भी निराशावाद का बौद्धिक मोह सदियों से जाना जाता रहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1840 में लिखा, मैंने गौर किया है कि वो व्यक्ति जो दूसरों के निराश होने पर भी आशा रखें, उसके बजाय उस व्यक्ति को साधु की तरह पूजा जाता है जो दूसरों के आशावान होने पर भी निराशावादी हो। प्रश्न ये है कि आखिर क्यों, और ये धन के बारे में हमारी सोच को कैसे प्रभावित करता है। इस आधार वाक्य को दोहराते हैं कि कोई भी मूर्ख नहीं है। पैसों के मामले में निराशावाद के समूह होने के ठोस कारण है, और वे क्या हैं, ये जानने से इसमें मदद मिलती है कि हम उन्हें बहुत दूर तक न ले जाएं। इसका कुछ भाग स्वाभाविक और अप्रिय है। कहमैन के अनुसार हानि से असीमित प्रतिकूलता एक विकास मूलक ढाल है। वे लिखते हैं, एक दूसरे के साथ सीधे तुलना करने पर हानि लाभ से अधिक बड़ी दिखाई देती है। सकारात्मक और नकारात्मक अपेक्षाओं और अनुभवों के बल के बीच की इस असीमिति का एक विकास मूलक इतिहास है। वे जीव जो खतरों को मौकों के मुकाबले अधिक अविलंबीय रूप से देखते हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो वित्तीय निराशावाद को आशावाद की तुलना में अधिक सरल, सामान्य और विश्वासप्रद बना देती हैं। एक ये कि धन सर्वव्यापक है, इसलिए कुछ भी बुरा घटता है तो वो सबको प्रभावित करता है और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यही बात मौसम के लिए लागू नहीं होती। फ्लोरिडा पर घिरकर आने वाला कोई तूफान 92% अमेरिकियों को सीधे प्रभावित नहीं करता, लेकिन अर्थव्यवस्था पर घिरकर आने वाली मंदी हर एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। आपको भी इसलिए ध्यान दीजिए, ये किसी विशेष जगह जैसे स्टॉक मार्केट पर भी लागू होता है। आधे से अधिक अमेरिकी परिवार सीधे रूप से स्टॉक रखते हैं, और जो नहीं रखते हैं, मीडिया द्वारा स्टॉक मार्केट के आवर्तन का इतना अधिक प्रचार किया जाता है कि स्टॉक रहित परिवारों में भी डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सबसे अधिक देखे जाने वाला आर्थिक बैरोमीटर होगा। स्टॉक में 1% की उछाल के बारे में शाम के समाचारों में थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, लेकिन 1% की गिरावट को लाल रंग में लिखे मोटे अक्षरों में दिखाया जाता है। असममिति से बचना कठिन है, और जबकि कुछ ही लोग इस बारे में प्रश्न करते हैं या स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों गया या क्या इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाने के कारणों को लेकर लगभग हमेशा ही स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। क्या निवेशक आर्थिक विकास को लेकर परेशान हैं? क्या फेड ने फिर से सब खराब कर दिया? क्या राजनेता गलत निर्णय ले रहे हैं? क्या कोई और मुसीबत भी आने वाली है? गिरावट के कारणों से संबंधित वर्तांत गिरावट के बारे में बात करना, चिंता करना, इसके बारे में कहानी बनाना कि आगे क्या होगा, इन सब को आसान कर देते हैं। अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं भी है, इस तरह की बातें आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। 1929 की महा गिरावट जिसने महामंदी को चिंगारी दी, उसकी पूर्व संध्या पर मात्र 2.5% अमेरिकियों के पास ही स्टॉक थे। लेकिन अधिकांश अमेरिकियों ने, अगर विश्व ने नहीं, मार्केट को अचंभे के साथ धराशायी होते देखा, ये सोचते हुए कि इसका उनके भाग्य पर क्या प्रभाव होगा, चाहे फिर वो कोई वकील हो, किसान हो या फिर कोई कार मैकेनिक। इतिहासकार एरिक रेचवे ने लिखा, मूल्य में इस गिरावट ने तुरंत कुछ ही अमेरिकियों को पीड़ित किया, लेकिन अन्यों ने मार्केट को इतनी निकटता से देखा और अपने भाग्य की तालिका मान लिया कि उन्होंने अचानक अपनी अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया। जैसा कि अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर ने बाद में लिखा, लोगों को लगा कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही थी। ऐसे दो विषय हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, फिर चाहे आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं, धन और
स्वास्थ्य। हालांकि स्वास्थ्य समस्या व्यक्तिगत होती हैं, धन संबंधी मुद्दे सर्वज्ञ होते हैं। एक संबंध तंत्र में जहां किसी एक व्यक्ति के निर्णय हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं, ये समझना आसान है कि वित्तीय जोखिम क्यों इस प्रकार लोकप्रिय होते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे शायद ही कोई दूसरा विषय कर पाए। दूसरा ये कि निराशावादी अक्सर वर्तमान रुझानों का बहिर्वेषण करते हैं, बिना इस पर ध्यान दिए कि मार्केट किस प्रकार अनुकूल बन जाते हैं। 2008 में पर्यावरणविद लैंस्टर ब्राउन ने लिखा, 2030 तक चीन को प्रतिदिन 98 बैरल तेल की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विश्व 85 बैरल तेल प्रतिदिन उत्पन्न कर रहा है और इससे अधिक शायद कभी नहीं कर पाएगा। इस तरह चले जाएंगे विश्व के तेल भंडार। वे ठीक कह रहे थे, उस परिदृश्य में विश्व में तेल खत्म हो जाएगा। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करते। अर्थशास्त्र में एक मूल नियम है, अत्यधिक अच्छी और अत्यधिक बुरी परिस्थितियां शायद ही कभी उस तरह बनी रहती हैं, क्योंकि आपूर्ति और मांग अप्रत्याशित तरीकों से अनुकूलित हो जाती है। देखिए ब्राउन के पूर्वानुमान के बाद तेल का क्या हुआ। 2008 में तेल का मूल्य आसमान छूने लगा, क्योंकि बढ़ती वैश्विक मांग अधिकांश रूप से चीन की संभावित उत्पादक तक पहुंच गई। तेल का एक बैरल 2001 में $20 में बिकता था और 2008 में $138 में। नए मूल्यों का मतलब था कि तेल की खुदाई जमीन से सोना निकालने के समान थी। तेल उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि नाटकीय रूप से बदल गई। $20 प्रति बैरल के मूल्य में जो तेल आपूर्ति मेहनत के लायक नहीं थी, तेल बेचने की कीमत खुदाई के खर्च को पूरा नहीं करती थी, अब आजीवन बोनेजा बन गया, क्योंकि इसे $138 में बेचा जा सकता था। इसने नई फ्रैकिंग और क्षैतिज ड्रिलिंग तकनीकों को जन्म दिया। पृथ्वी में पूरे मानव इतिहास में लगभग एक समान तेल के भंडार रहे हैं और हम काफी समय से जानते हैं कि बड़े तेल के भंडार कहाँ हैं। जो बदलता है वो है हमारी तकनीकों, जो हमें मितव्ययता से जमीन से तेल निकालने में सक्षम करती हैं। तेल इतिहासकार डेनियल हेरगिन लिखते हैं, यूएस के 86% तेल भंडार खोज के समय लगे अनुमान का नहीं, बल्कि बाद में होने वाले संशोधनों का नतीजा है, जो तकनीक में सुधार के कारण आते हैं। और 2008 में फ्रैकिंग की शुरुआत में ऐसा ही हुआ। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में तेल उत्पादन 2008 में लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से 2019 में 13 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। विश्व तेल उत्पादन अब 100 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक है। ब्राउन के अनुमानित उच्चतम सीमा से लगभग 20% अधिक। 2008 में तेल रुझानों का बहिर्वेषण करते किसी निराशावादी को जाहिर तौर पर स्थिति काफी खराब लगती। किसी यथार्थवादी के लिए जो समझता कि आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है, ये कम डरावना रहा होता। ये मान लेना कि अगर कुछ खराब है वो खराब ही बना रहेगा एक आसान पूर्वानुमान है, और ये विश्वासप्रद भी है, क्योंकि इसके लिए संसार के बदलने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या सुलझ जाती हैं और लोग उनके अनुरूप ढल जाते हैं। डर समाधानों को भी बराबर मात्रा में प्रोत्साहित करते हैं। ये आर्थिक इतिहास का एक सामान्य कथानक है, जिसे वे निराशावादी आसानी से भुला देते हैं जो रेखीय पूर्वानुमान लगाते हैं। तीसरा ये है कि प्रगति इतना धीरे होती है कि उसे देखा भी न जा सके, लेकिन असफलता इतनी तेजी से आती है कि उसे अनदेखा न किया जा सके। बहुत सी रात्रि पर्यंत दुखद घटनाएं घटी, लेकिन शायद ही कोई रात्रि पर्यंत चमत्कार हुए हो। जनवरी 5, 1889 को डेट्रॉइट फ्री प्रेस ने मनुष्य के चिड़िया की तरह उड़ने के हमेशा के सपने को चकनाचूर ही कर दिया। विमान समाचार पत्र ने लिखा, असंभव प्रतीत होते हैं। एक उड़ने वाली मशीन का न्यूनतम संभव वजन आवश्यक ईंधन और इंजीनियर सहित 300 या 400 पाउंड से कम नहीं हो सकता, लेकिन वजन की एक निचली सीमा है जो निश्चित रूप से 50 पाउंड से अधिक नहीं है, जिसके आगे किसी भी जीव के लिए उड़ना असंभव है। प्रकृति इस सीमा पर पहुंच चुकी है और अपने अधिकतम प्रयास के बाद भी इससे आगे नहीं जा सकी। 6 महीने बाद ऑरविल राइट ने घर के पिछवाड़े में अपने भाई विलर की प्रिंटिंग प्रेस बनाने में मदद करने के लिए हाई स्कूल छोड़ दिया। ये उन भाइयों का पहला संयुक्त आविष्कार था जो उनका अंतिम नहीं होने वाला था। यदि आपको 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों की सूची बनानी हो तो विमान कम से कम शीर्ष 5 में होगा। अगर नंबर 1 पर न हो तो विमान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने विश्व युद्ध शुरू किए, इसने विश्व युद्ध खत्म भी किए। इसने शहरों और गांवों, समुद्र और देशों के बीच के फासलों को तय करते हुए विश्व को जोड़ा। लेकिन पहला विमान बनाने की राइट ब्रदर्स की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। उनके उड़ान पर सफलता प्राप्त करने के बाद किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया, किसी ने कोई खास परवाह नहीं की। फ्रेडरिक लुइस एलन ने 1952 में अमेरिकी इतिहास की अपनी किताब में लिखा, जब तक लोग ये समझ पाते कि राइट ब्रदर्स आखिर कर क्या रहे थे, कई साल बीत चुके थे। लोग इस बात से इतना आश्वस्त थे कि उड़ान असंभव है कि अधिकतर लोग जिन्होंने उन्हें 1905 में डेटन ओहायो में विमान उड़ाते देखा
लिखा, उन्होंने मान लिया कि ये कोई तुच्छ चाल है, कुछ ऐसे ही जैसे आज लोग मानसिक दूरसंचार के प्रदर्शन को समझेंगे। मई 1908 में जाकर उनकी पहली उड़ान के लगभग 4.5 साल बाद अनुभवी पत्रकारों को ये देखने भेजा गया कि वे क्या कर रहे थे। अनुभवी संपादकों ने इन पत्रकारों के उत्साहपूर्वक प्रश्नों को पूरी विश्वसनीयता दी और अंततः संसार इस तथ्य से अवगत हुआ कि मानव उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। विमान के आश्चर्य को समझने के बाद भी लोग सालों तक इसे कम ही आंकते रहे। पहले इसे मुख्य रूप से एक सैन्य हथियार के रूप में देखा गया, फिर अमीरों के खिलौनों की तरह, फिर शायद कुछ लोगों के परिवहन के लिए प्रयोग किया गया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने 1909 में लिखा, कमर्शियल एरियल फाइटर जैसी कभी कोई चीज नहीं होगी। फाइटर इसी तरह अपना धीमा वजन धैर्यवान पृथ्वी पर घसीटता रहेगा। 5 महीने बाद कार्गो विमान ने उड़ान भरी। अब जरा इस धीमी कई वर्षों तक विमान के बारे में आशावान होने की जागृति की तुलना इससे कीजिए कि लोग कितना जल्दी निराशावाद के चालकों की बातों में आ जाते हैं, जैसे कोई कॉर्पोरेट दिवालियापन या कोई बड़ा युद्ध या कोई विमान दुर्घटना। राइट के विमान की पहली चर्चा 1908 में हुई, जब एक प्रदर्शन उड़ान के दौरान थॉमस सेल्फ्रिज नामक एक सेना के लेफ्टिनेंट मारे गए। विकास कंपाउंडिंग द्वारा संचालित होता है, जिसमें हमेशा समय लगता है। विनाश असफलता के एकल बिंदु से संचालित होता है, जो कुछ ही क्षणों में हो सकता है, और आत्मविश्वास का खो जाना वो एक ही पल हो सकता है। निराशावाद को लेकर वृत्तांत गढ़ना आसान है, क्योंकि कहानियां ताजी और अधिक नई होती हैं। आशावाद के वृत्तांत के लिए इतिहास और विकास के एक लंबे अरसे की ओर देखना पड़ता है, जिन्हें लोग अक्सर भूल जाया करते हैं और उन्हें जोड़ने में अधिक प्रयास लगता है। औषधि की प्रकृति को ही देखिए, बीते साल पर नजर डालने से कुछ खास नहीं होगा, किसी एक दशक में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन पिछले 50 वर्षों पर नजर डालने से आपको कुछ असाधारण दिखाई देगा। उदाहरण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार 1965 से अब तक हृदय रोग के कारण आयु समायोजित प्रति व्यक्ति मृत्यु दर में 70% से अधिक की गिरावट आई। हृदय रोग के कारण मृत्यु में 70% की कमी हर वर्ष लगभग आधे मिलियन अमेरिकियों की जान बचा सकती है। कल्पना कीजिए कि अटलांटा की जनसंख्या को हर वर्ष बचा लिया जाए, लेकिन चूंकि ये प्रगति बहुत धीरे धीरे हुई, ये उतना ध्यान आकर्षित नहीं करती जितना तेजी से होने वाले विनाश जैसे आतंकवाद, विमान दुर्घटनाएं या प्राकृतिक आपदाएं। हरिकेन कैटरीना सप्ताह में 5 बार आ सकता है, या हर सप्ताह कल्पना कीजिए ये कितनी सुर्खियां बटोरेगा, और ये पिछले 50 वर्षों में हृदय रोग में कमी से बचे जाने की संख्या को ऑफसेट नहीं करेगा। यही व्यवसाय में भी लागू होता है, जहां ये समझने में वर्षों लग जाते हैं कि कोई भी उत्पाद या कंपनी कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन असफलता रातों रात हो जाती है। और स्टॉक मार्केट में जहाँ 6 महीने में हुई 40% गिरावट कांग्रेस की जांच का कारण बन जाती है, लेकिन 6 वर्षों के अंतराल में हुआ 140% लाभ वस्तुतः अनदेखा रह जाता है। और कैरियर में जहां प्रतिष्ठा बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है और नष्ट होने के लिए मात्र एक ईमेल। निराशावाद का छोटा घाव प्रबल बना रहता है और आशावाद का मजबूत खिंचाव अनदेखा रह जाता है। ये इस किताब में पहले दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित करता है। निवेश में आपको सफलता के मूल्य को पहचानना आवश्यक है, विकास की लंबी पृष्ठभूमि के बीच अस्थिरता और हानि, और इसे चुकाने की स्वेच्छा। 2004 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टीफन हॉकिंग का साक्षात्कार किया, वो वैज्ञानिक जिनकी लाइलाज मोटर न्यूरॉन बीमारी ने 21 वर्ष की आयु में उन्हें पक्षाघात से ग्रस्त और बोलने में असमर्थ कर दिया था। अपने कंप्यूटर के द्वारा हॉकिंग ने साक्षात्कारकर्ता को बताया कि वे जन साधारण को अपनी किताबें बेचने के लिए कितने उत्साहित थे। क्या आप हमेशा इतने ही हंसमुख रहते हैं? टाइम्स ने पूछा। जब मैं 21 वर्ष का था तो मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो चुकी थी, उसके बाद से अब तक हर चीज एक बोनस है, उन्होंने उत्तर दिया। चीजों के बहुत अच्छे होने की उम्मीद रखने का मतलब है एक सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य जो नीरस प्रतीत होता है। निराशावाद उम्मीदें घटा देता है, जिससे संभव परिणामों और उन परिणामों के बीच का अंतर घट जाता है जिसके बारे में आप अच्छा अनुभव करते हैं। और शायद इसलिए ये इतना लुभावना होता है। चीजें खराब होने की अपेक्षा करना उनके खराब न होने पर सुखद रूप से आश्चर्यजनक होने का सबसे अच्छा तरीका है। जो विडंबना पूर्वक आशावादी होने की बात है। अब कहानियों के बारे में एक संक्षिप्त कहानी। चैप्टर 18। जब आप कुछ भी मान लेंगे। आकर्षक कल्पित कथाएं और कहानियां क्यों आंकड़ों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। कल्पना कीजिए एक एलियन को पृथ्वी पर भेजा जाए, उसका काम हमारी अर्थव्यवस्था पर नजर रखना है। वो न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चक्कर काट रहा है, अर्थव्यवस्था का जायजा ले रहा है कि कैसे 2007 से 2009 के बीच इसमें बदलाव आया। 2007 के नए साल की पूर्व संध्या पर वो टाइम्स स्क्वायर के ऊपर मंडरा रहा है। वो हजारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों
लोगों को देखता है जो उज्जवल रोशनी, विशालकाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। वो 2009 के नए साल की पूर्व संध्या पर वापस टाइम्स स्क्वायर के पास आता है। वो हजारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है जो उज्जवल रोशनी, विशालकाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। ये लगभग एक समान ही लगता है, उसे अधिक अंतर नजर नहीं आता। वो लगभग उसी संख्या में न्यूयॉर्क निवासियों को जमघट लगाए देखता है। वे लोग समान संख्या में ऑफिस की इमारतों से घिरे हैं जिनमें समान संख्या में कंप्यूटर सहित डेस्क हैं जो समान संख्या के इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं। शहर के बाहर वो समान संख्या में कारखाने और गोदाम देखता है जो समान हाईवे से जुड़े हैं और उन पर समान संख्या में ट्रक चल रहे हैं। वो जमीन के कुछ और निकट जाता है और देखता है कि समान विश्वविद्यालय समान विषय पढ़ा रहे हैं और समान संख्या में विद्यार्थियों को समान डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। वो देखता है कि समान संख्या में पेमेंट समान अभूतपूर्व विचारों को संरक्षित कर रहे हैं। वो ध्यान देता है कि तकनीक में सुधार आया है। 2009 में हर कोई स्मार्टफोन लिए घूमता है जो 2007 में अस्तित्व ही नहीं रखते थे। कंप्यूटर अब और तेज हो चुके हैं, कारों को अब बेहतर गैस माइलेज मिलता है, सौर्य और फ्रैकिंग तकनीक अब विकसित हो चुकी है, सोशल मीडिया तेजी से बढ़ चुका है। जैसे जैसे वो देश के ऊपर से उड़ता है वो यही सब देखता है। ग्लोब के चारों ओर भी काफी हद तक उसी समान अर्थव्यवस्था लगभग उसी स्थिति में है, शायद 2009 में 2007 की तुलना से बेहतर। वो ये निष्कर्ष निकालता है, फिर वो आंकड़ों पर नजर डालता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि यूएस परिवार 2007 की तुलना में 2009 में $16 ट्रिलियन से गरीब हो चुके हैं। ये देखकर वो भौचक्का रह जाता है कि और 10 मिलियन अमेरिकी बेरोजगार हो चुके हैं। ये जानकर उसे विश्वास नहीं होता कि स्टॉक मार्केट 2 साल पहले की तुलना में आधे मूल्य पर रह गया है। वो विश्वास नहीं कर पाता है कि लोगों का अपनी आर्थिक क्षमता के लिए पूर्वानुमान इस तरह डूब चुका है। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। वो कहता है, मैंने शहर देखे हैं, कारखानों को भी देखा है। तुम लोगों के पास समान ज्ञान, समान साधन और समान विचार हैं। कुछ भी नहीं बदला। तुम लोग और गरीब क्यों हुए? तुम और निराशावादी क्यों हुए? 2007 से 2009 के बीच ऐसा क्या बदलाव था? 2007 से 2009 के बीच ऐसा एक बदलाव था जिसे एलियन नहीं देख पाया। अर्थव्यवस्था के बारे में वे कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं। 2007 में हमने खुद को आवास कीमतों की स्थिरता, बैंक कर्मियों के विवेक और वित्त मार्केट की जोखिम का सटीक रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता की कहानी सुनाई। 2009 में हमने उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। बस यही एक चीज थी जो बदली थी, लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बार जब आवास कीमतों के बढ़ते रहने का वृत्तांत भंग हुआ, गिरवी ऋण चूक में वृद्धि हुई, बैंकों ने काफी राशि गंवा दी, फिर उन्होंने अन्य व्यवसायों को ऋण देना बंद कर दिया, जिसके कारण और नौकरियां चली गई और इसी तरह बहुत कुछ। एक नए वृत्तांत से जुड़ने के बजाय हमारे पास एक सम्मान अगर बेहतर नहीं 2009 में संपत्ति और विकास की उतनी ही क्षमता थी जितनी 2007 में। फिर भी अर्थव्यवस्था ने 80 वर्ष के अंतराल में सबसे बुरी मार झेली। ये 1945 के जर्मनी से अलग था जिसके विनिर्माण आधार का नामो निशान मिट गया था, या फिर 2000 के दशक के जापान से जिसकी श्रमजीवी जनसंख्या सिमट रही थी। वो वास्तविक आर्थिक नुकसान था। 2009 में हमने खुद पर वर्तांत नुकसान थोप दिया और ये अत्यंत घोर था। ये सबसे प्रबल आर्थिक ताकतों में से एक है। जब हम अर्थव्यवस्था, व्यवसायों, निवेश और कैरियर के विकास के बारे में सोचते हैं, हम वास्तविक चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। हमारे पास क्या है और हम क्या करने योग्य हैं। लेकिन कहानियां अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली बल हैं। ये वे ईंधन हैं जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक भागों को चलने दे सकती हैं, या वो ब्रेक जो हमारी क्षमताओं को रोक कर रखें। व्यक्तिगत स्तर पर अपने धन का प्रबंधन करते समय इस कहानी संचालित संसार में ऐसी 2 बातें हैं जो ध्यान में रखना आवश्यक है। नंबर 1, जितना अधिक आप किसी बात को सच होते देखना चाहते हैं, आपके एक ऐसी कहानी पर विश्वास करने की उतनी ही संभावना है जो इसके सच होने के सहयोगानुपात को वास्तविकता से अधिक सच बताती हो। आपके जीवन में सबसे खुशी का दिन कौन सा था? हाउ टू लिव फॉर एवर नाम के वर्त चित्र ने ये सीधा साधा सवाल एक शतवर्षीय से पूछा, जिसने बहुत ही अद्भुत जवाब दिया। उन्होंने कहा 1918 के उस समझौते का हवाला देते हुए जिसने पहले विश्व युद्ध को समाप्त किया था। क्यों? निर्माता ने पूछा। क्योंकि हम जानते हैं कि अब और युद्ध नहीं होंगे, वो बोली। 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम इसलिए सच समझते हैं क्योंकि
क्योंकि हम हर हाल में उन्हें सच होते देखना चाहते हैं। मैं इन बातों को आकर्षक कल्पित कथाएं कहता हूँ। संपत्ति को लेकर हमारी सोच को ये विशाल रूप से प्रभावित करती हैं, खासकर निवेश और अर्थव्यवस्था को। एक आकर्षक कल्पित कथा जब जन्म लेती है जब आप होशियारी से आप समाधान निकालना चाहे, लेकिन आपको सीमित नियंत्रण और बड़े दावों का सामना करना पड़े। वे अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। वे आपको कुछ भी मान लेने पर मजबूर कर सकती हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। अली हजाजी का बेटा बीमार था। उनके यमनी गांव के बुजुर्ग ने एक लोक उपचार की सलाह देते हुए कहा, एक जलती हुई छड़ी के छोर को अपने बेटे की छाती में डालकर उसके शरीर से बीमारी निकाल दो। प्रक्रिया के बाद हजाजी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, जब आपके पास पैसा न हो और आपका बेटा बीमार हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। औषधि उपयोगी औषधि से हजारों वर्ष पुरानी है। वैज्ञानिक प्रणालियों और कीटाणुओं की खोज से पहले रक्तपात, भूखमरी चिकित्सा, शरीर में छेद करके खराबियों को बाहर निकालना और अन्य इलाज किए जाते थे, जो और कुछ नहीं बस आपको शीघ्र ही मृत्यु तक पहुंचा देते थे। ये मूर्खतापूर्ण सुनाई देगा, लेकिन अगर आप बुरी तरह से समाधान चाहते हैं और कोई अच्छा समाधान आपको पता नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता हजाजी के तरफ की ओर है। कुछ भी मान लेने की तत्परता, सिर्फ कुछ आजमाना नहीं बल्कि उस पर विश्वास करना। लंदन की ग्रेट प्लेग का अभिलेखन करते हुए डैनियल डेफो ने 1722 में लिखा, लोग भविष्यवाणियों और ज्योतिषीय सुगमन स्वपरों एवं पुरानी कहानियों से पहले से अधिक आसक्त हो चुके थे। पंचांग उन्हें पूरी तरह भयभीत कर देते थे। घरों के पोस्ट और गलियों के नुकड़ों पर डॉक्टरों के बिल और अज्ञानी लोगों के पर्चे चिपके रहते थे। नीम हकीम जो लोगों को इलाज के लिए कुछ इस प्रकार न्योता दिया करते थे, प्लेग की रोकथाम के लिए अचूक गोलियां, संक्रमण के विरुद्ध कभी न चूकने वाले परिरक्षक, दूषित हवा के विरुद्ध सर्वश्रेष्ठ पुष्टिकारक पेय। प्लेग ने 18 महीने के अंतराल में 1/4 लंदन निवासियों की जान ले ली। और जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। अब जरा सोचिए, समान रूप से सीमित जानकारी और ऊंचे दावे हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। लोग टीवी निवेश कमेंट्री क्यों सुनते हैं, ये जानते हुए भी कि ये शायद ही कभी सफल होती हैं। कुछ हद तक इसलिए कि निवेश में बहुत कुछ दाव पर लगा होता है। कुछ सही स्टॉक खरीदने से आप बिना अधिक प्रयास के अमीर बन सकते हैं। अगर किसी के पूर्वानुमान के सच होने की 1% संभावना भी है और इसके सच होने से आपका जीवन बदल सकता है, इस पर ध्यान देना मूर्खता नहीं है। अगर सच हो भी जाए तो, और वित्तीय अभिमत इतने अधिक हैं कि एक बार आप कोई कार्य नीति या दिशा चुन लें, आप वित्तीय और मानसिक दोनों तरह से उसमें निवेशित हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक 10 गुना बढ़ जाए, वो आपका दल है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आर्थिक नीति बेलगाम मुद्रास्फीति का कारण बनेगी, वो आपका दल है। ये कम संभावना वाले दावे हो सकते हैं। समस्या ये है कि दर्शक कम सहयोगानुपात जैसे 1% को जांच नहीं सकते या फिर नहीं जांचते। कई इस दृढ़ धारणा पर आकर टिक जाते हैं कि जिससे वो सच होते देखना चाहते हैं वो निसंदेह रूप से सच है, लेकिन वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बड़े परिणाम की संभावना है। निवेश एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो प्रतिदिन चरम पारितोषिकों के अवसर प्रदान करता है। लोग वित्तीय नीम हकीमों में इस प्रकार विश्वास रखते हैं जैसे वे मौसम के नीम हकीमों में कतई नहीं रखेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सही पूर्वानुमान लगाने के लिए पारितोषिक और धूप या बारिश के पूर्वानुमान के पारितोषिक में जमीन आसमान का फर्क है। अब यही देखिए कि 2018 में खत्म होने वाले 10 साल में 85% सक्रिय म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से खराब प्रदर्शन किया। ये आंकड़ा कई पीढ़ियों तक काफी हद तक स्थिर रहा है। आप सोचेंगे कि इतने खराब प्रदर्शन वाला उद्योग कोई आला सेवा होगी जो व्यवसाय में नहीं टिक पाएगी, लेकिन इन फंड में कम से कम $5 ट्रिलियन निवेशित हैं। किसी को अगले वॉरेन बफेट के साथ निवेश करने का अवसर दीजिए और वे इतने विश्वास के साथ मान लेंगे कि लाखों लोग अपनी जमा पूंजी इसके पीछे लगा देंगे। या फिर बर्नी मैडोफ को लीजिए, प्रत्यक्ष दृष्टि में उनकी पूंजी योजना प्रत्यक्ष होनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसे प्रतिफल प्रतिवेदित किए जिनमें कभी बदलाव नहीं आया। उनका लेखा परीक्षण एक अज्ञात लेखांकन कंपनी ने किया था और मैडोफ ने इस बारे में अधिक जानकारी देने से मना कर दिया कि वे प्रतिफल कैसे प्राप्त किए गए थे। फिर भी मैडोफ ने विश्व के कुछ सबसे सुविज्ञ निवेशकों से कई बिलियन डॉलर जुटाए। मैडोफ ने एक अच्छी कहानी सुनाई और लोगों ने उस पर विश्वास किया। पिछले अध्यायों में चर्चित महत्वपूर्ण विषय अत्यावश्यक क्यों है। आप जिसे सच होते देखना चाहते हैं और एक स्वीकार्य परिणाम के लिए जिसके सच होने की आपको आवश्यकता है, इसके बीच का अंतर जितना अधिक होगा उतना ही आप खुद को इन आकर्षक वित्तीय कल्पित कथाओं का शिकार होने से बचा पाएंगे। किसी पूर्वानुमान में त्रुटि के स्थान के बारे में सोचते हुए ये विचार लुभावना हो सकता है कि संभाव्य नतीजे आपके कुछ सही होने के आपके बहुत
बहुत सही होने के बीच ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम ये है कि आप किसी बात को इतनी बुरी तरह से सच होते हुए देखना चाहें कि आपके पूर्वानुमान का कांटा वास्तविकता के दायरे से बिल्कुल ही बाहर हो। 2007 की अपनी आखिरी सभा में फेडरल रिजर्व ने 2008 और 2009 में होने वाली आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया। पहले से कमजोर होती अर्थव्यवस्था से निठाल और पूर्वानुमान आशावान नहीं था। इसके संभाव्य वृद्धि की एक रेंज का पूर्वानुमान लगाया। 1.6% वृद्धि निचले सिरे पर, 2.8% ऊपरी सिरे पर। ये इसकी सुरक्षा सीमा थी। इसका त्रुटि का स्थान वास्तविकता में अर्थव्यवस्था 2% से अधिक से कम हो गई, जिसका मतलब ये था कि फ्रेड का निचले सिरे का अनुमान लगभग 3 गुना से ऑफ था। किसी भी नीति निर्माता के लिए प्रत्यक्ष मंदी का पूर्वानुमान करना कठिन है, क्योंकि मंदी उनके कैरियर को जटिल बना देगी। इसलिए सबसे बुरे पूर्वानुमान भी शायद ही कभी धीमी वृद्धि से और खराब की अपेक्षा करते हो। ये एक आकर्षक कल्पित कथा है और इस पर विश्वास करना आसान है, क्योंकि कुछ भी अधिक खराब की अपेक्षा का विचार भी कष्ट में होता है। नीति निर्माता आलोचना का आसान निशाना होते हैं, लेकिन हम सभी किसी न किसी हद तक ऐसा करते हैं और हम ये दोनों दिशाओं में करते हैं। अगर आपको लगता है कि मंदी आने वाली है और इस प्रत्याशा में आप अपने स्टॉक बेच देते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर आपका मत अचानक उसके अनुसार विकृत जाएगा जो आप चाहते हैं कि हो। हर ब्लिप, हर किस्सा कयामत के आ जाने के संकेत जैसा दिखेगा, इसलिए नहीं कि कयामत आ चुकी है, बल्कि इसलिए कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो। प्रोत्साहन शक्तिशाली अभिप्रेरक होते हैं और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये किस प्रकार हमारे वित्तीय लक्ष्यों और नजरियों को प्रभावित करते हैं। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। वित्त में त्रुटि के स्थान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और जितना अधिक दांव पर लगा हो उतना ही बड़ा ये होना चाहिए। नंबर 2, हर किसी का विश्व का परिप्रेक्ष्य अधूरा होता है, लेकिन हम रिक्तियों को भरने के लिए पूरा वृत्तांत बना लेते हैं। मेरे इस किताब को लिखने के समय मेरी बेटी 1 वर्ष की है। वो हर बात को लेकर जिज्ञासु हैं और बहुत जल्दी सीख जाती हैं, लेकिन कभी कभी मैं सारी बातों के बारे में सोचता हूँ जिन्हें वो नहीं समझ सकती। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके पिता हर सुबह काम पर क्यों जाते हैं। बिल, बजट, कैरियर, तरक्की, सेवानिवृत्ति के लिए बचत इत्यादि से वो पूर्णतः अज्ञात हैं। जरा कल्पना कीजिए कि उसे फेडरल रिजर्व, ऋण व्यवतुन या नाफ्टा के बारे में समझाने की कोशिश की जाए। असंभव। लेकिन उसकी दुनिया अंधेरी नहीं है। वो भ्रमित होकर यहाँ वहाँ नहीं घूमती। हर चीज कैसे काम करती है। 1 साल की उम्र में भी उसने इसका वृत्तांत अपने मन में लिख लिया है। कंबल आपको गर्म रखते हैं, मांग का आलिंगन आपको सुरक्षित रखता है, खजूर का स्वाद अच्छा होता है। जो भी वो देखती है वो उसके कुछ मानसिक प्रतिमानों में से किसी एक में फिट हो जाता है जो उसने सीखे हैं। जब मैं सुबह काम पर जाता हूँ वो भ्रमित होकर ये नहीं सोचती कि वेतन और बिल क्या होते हैं। उसके पास इस परिस्थिति का एकदम स्पष्ट जवाब है, पापा मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं और मैं चाहती थी कि वे मेरे साथ खेलें, इसलिए मैं दुखी हूँ। हालांकि वो बहुत थोड़ा जानती हैं, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है उसे लेकर वो अपनी थोड़ी सी जानकारी के आधार पर खुद को एक सुसंगत कहानी सुना लेती है। हम सब भी चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो ऐसा ही करते हैं, ठीक मेरी बेटी की तरह। मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता, इसलिए अपने सीमित मानसिक प्रतिमानों के द्वारा दुनिया के बारे में समझाने में मैं भी बस उतना ही योग्य हूँ। उसी की तरह मैं भी जो देखता हूँ मैं उसके सबसे ज्यादा समझ में आने वाले कारणों को ढूंढता हूँ और उसी की तरह मैं उनमें से काफी के बारे में गलत होता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के बारे में इससे बहुत कम जानता हूँ जितना मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। ये अधिकांश तथ्य आधारित विषयों के लिए भी सच है। इतिहास को लीजिए, ये उस सब का ब्यौरा है जो पहले ही घट चुका है। इसे स्पष्ट और विश्वनिष्ठ होना चाहिए। लेकिन जैसा कि B.H. लिडेल हार्ट ने अपनी किताब व्हाइट डोंट बी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री में लिखा, इतिहास को कल्पना शक्ति और सहज बोध की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। परमाणुओं की कुल मात्रा इतनी अधिक है कि चयन कठिन हो जाता है। जहाँ चयन होता है वहाँ कला होती है। जो इतिहास पढ़ते हैं वो खोजने का प्रयत्न करते हैं जो उन्हें सही ठहरा सके और उनके व्यक्तिगत मतों की पुष्टि कर सके। वे राजभक्ति का पक्ष लेते हैं। वे समर्थन करने या आक्रमण करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं। वे असुविधाजनक सत्य का प्रतिरोध करते हैं, क्योंकि हर कोई फरिश्तों के पक्ष में रहना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम युद्ध का अंत करने के लिए युद्ध आरंभ करते हैं। डैनियल कहमेन ने एक बार मुझे उन कहानियों के बारे में बताया जो लोग अतीत का अर्थ समझने के लिए खुद को सुनाते हैं। उन्होंने कहा, प्रत्यक्ष दृष्टि अतीत का अर्थ समझाने की योग्यता हमें इस भ्रम में रखती है कि संसार बोधगम्य है। ये हमें इस भ्रम में डाले रखती है कि संसार अर्थपूर्ण है, तब भी जब इसका कोई भी अर्थ नहीं बनता, और ये कई क्षेत्रों में गलतियां करने के लिए
काफी है। अधिकतर लोग किसी ऐसी चीज से सामना होने पर जिसे वे नहीं समझते, ये नहीं बुझ पाते कि वे इसे नहीं समझते, क्योंकि वे संसार में अपने अनूठे परिप्रेक्ष्य और अनुभवों के आधार पर इसका कोई ऐसा स्पष्टीकरण बना लेते हैं जो उन्हें अर्थपूर्ण दिखाई पड़ता है, फिर चाहे वे अनुभव कितने ही सीमित क्यों न हो। ये जटिल संसार जिसमें हम रहते हैं, हम सभी इसमें अर्थ खोजना चाहते हैं, इसलिए हम खुद को कहानियां सुनाते हैं ताकि उन रिक्तियों को भरा जा सके जो प्रभावी रूप से अंध बिंदु हैं। ये कहानियां वित्तीय रूप से हमारे साथ क्या कर सकती हैं, ये दिलचस्प होने के साथ साथ डरावनी भी है। दुनिया कैसे काम करती है, अगर मैं इसके कुछ हिस्सों से अनभिज्ञ हूँ तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, मैं इसे कुछ इस तरह से गलत समझ सकता हूँ कि मुझे भविष्य जानने की अपनी योग्यता में विश्वास हो जाए। स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था का पूर्वानुमान करना कठिन इसलिए भी है क्योंकि पूरे संसार में आप ही हैं जो आपकी तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। जब आप ऐसे कारणों से निर्णय लेते हैं जिन्हें मैं बुझ भी नहीं सकता, मैं अंध रूप से एक ऐसा निर्णय लेने में आपका अनुकरण कर सकता हूँ जो आपके लिए भले ही ठीक हो लेकिन मेरे लिए विनाशकारी हो सकता है। इसी तरह जैसा हमने अध्याय 16 में देखा, बबल निर्मित होते हैं। आप कितना कुछ नहीं जानते, इस बात को मानने का मतलब ये मानना भी है कि दुनिया में होने वाला कितना कुछ है जो आपके नियंत्रण से बाहर है, और ये स्वीकार करना कठिन हो सकता है। मार्केट पूर्वानुमानों के बारे में सोचिए, हम पूर्वानुमान करने में बहुत खराब हैं। मैंने एक बार हिसाब लगाया कि अगर आप ये मान लें कि मार्केट हर साल अपने ऐतिहासिक औसत से ऊपर जाता है, आपकी यथार्थता उससे बेहतर होगी। अगर आप बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकों के शीर्ष 20 मार्केट रणनीतिज्ञों के औसत वार्षिक पूर्वानुमानों का अनुकरण करें, मंदियों के पूर्वानुमान लगाने की हमारी योग्यता में कुछ खास बेहतर नहीं है, और चूंकि बड़ी घटनाएं एकाएक हो जाती हैं, पूर्वानुमान लाभ से अधिक हानि कर सकते हैं। एक ऐसे संसार में निश्चितता का भ्रम देकर जहां अधिकतर परिणाम अप्रत्याशित घटनाओं से नियंत्रण होते हैं। कार्ल रिचर्ड्स लिखते हैं, जोखिम वो है जो तब बचा रह जाता है जब आप सोचते हैं कि आपने सब सोच लिया। लोग ये जानते हैं कि मैं आज तक ऐसे निवेशक से नहीं मिला जो वाकई ये सोचता हो कि मार्केट के पूर्वानुमान पूरे के पूरे ठीक और उपयोगी होते हैं, लेकिन फिर भी पूर्वानुमानों की मांग बहुत अधिक है, मीडिया में भी और वित्तीय सलाहकारों के बीच भी। क्यों? मनोवैज्ञानिक फिलिप टेटलॉक ने एक बार लिखा, हमारे लिए ये मानना जरूरी है कि हम एक पूर्वानुमेय और नियंत्रणीय संसार में रहते हैं, इसलिए हम आधिकारिक सुनाई देने वाले लोगों की ओर मुड़ जाते हैं जो इस जरूरत को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। उस जरूरत को पूरा करना ये समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। नियंत्रण में होने की इच्छा रखना एक भावनात्मक खुजली की तरह है जिसे खुजलाना ही पड़ता है, बजाय एक विश्लेषणात्मक समस्या के जिसका हिसाब लगाया जाए या समाधान निकाला जाए। नियंत्रण का भ्रम अनिश्चितता की वास्तविकता से अधिक विश्वासप्रद होता है, इसलिए हम ऐसी कहानियों से जुड़ जाते हैं जो परिणामों को हमारे नियंत्रण में बताएं। इसका एक कारण परिशुद्धि के क्षेत्रों और अनिश्चितता के क्षेत्रों के बीच भ्रमित हो जाना है। नासा का न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान 2 वर्ष पहले प्लूटो के पास से गुजरा। ये एक 3 बिलियन मील की यात्रा थी जिसमें 9.5 वर्ष लगे। नासा के अनुसार इस यात्रा में जनवरी 2006 से अंतरिक्ष यान लॉन्च के समय किए पूर्व अनुमान के अनुसार 1 मिनट कम लगा। जरा इसके बारे में सोचिए, दशक भर की यात्रा में नासा का पूर्वानुमान 99.99998% ठीक था। ये ठीक ऐसा ही है जैसे न्यूयॉर्क और बॉस्टन के बीच की यात्रा के बारे में पूर्वानुमान लगाना और 1 सेकंड के 4 मिलियन भाग तक सही निकलना। लेकिन खगोल भौतिकी पूर्व संसरण का क्षेत्र है। ये वित्त की तरह तरह मनुष्यों के व्यवहार और भावनाओं की अनियमितताओं से प्रभावित नहीं होता। व्यवसाय, अर्थव्यवस्था और निवेश अनिश्चितता के क्षेत्र हैं जो ऐसे निर्णयों से संचालित होते हैं जिन्हें प्लूटो की यात्रा जैसे स्पष्ट सूत्रों से नहीं समझाया जा सकता। लेकिन हम बुरी तरह से चाहते हैं कि ये प्लूटो की यात्रा की तरह ही हो, क्योंकि एक नासा इंजीनियर का परिणाम पर 99.99998% नियंत्रण का विचार सुंदर और आरामदायक है। ये इतना आरामदायक है कि हम खुद को ऐसी कहानियां सुनाने के लिए ललचा जाते हैं कि हमारे जीवन के अन्य हिस्सों जैसे धन पर हमारा कितना नियंत्रण है। कहमैन ने एक बार इन कहानियों के द्वारा दिए जाने वाले रास्तों का निरूपण किया। योजना बनाते हुए हम बस इस पर ध्यान देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। अन्यों की योजना और कौशल को अनदेखा करते हुए जिनके निर्णय हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अतीत
अतीत का स्पष्टीकरण देते हुए और भविष्य का पूर्वानुमान लगाते हुए हम कौशल की किरणीय भूमिका पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और भाग्य की भूमिका को अनदेखा कर देते हैं। हम उस पर ध्यान देते हैं जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं उसे अनदेखा कर देते हैं, जो हमारी धारणाओं में अति विश्वासी बना देता है। उन्होंने वर्णित किया कैसे ये व्यवसाय को प्रभावित करता है। मुझे नवप्रवर्तक स्टार्टअप्स के संस्थापकों और सहभागियों से ये प्रश्न करने के कई अवसर मिले। आपके प्रयास का परिणाम किस हद तक इस पर निर्भर करेगा कि आप कंपनी में क्या करते हैं। निसंदेह रूप से ये एक सरल प्रश्न है, उत्तर तुरंत ही आ जाता है और ये कभी भी 80% से कम नहीं रहा है। जब उन्हें ये भी निश्चित रूप से पता नहीं होता कि वे सफल होंगे या नहीं, वे निर्भीक लोग मानते हैं कि उनका भाग्य लगभग पूरी तरह से उनके ही हाथों में है। वे निश्चित रूप से गलत हैं। किसी भी स्टार्टअप का नतीजा उसके प्रतिद्वंदियों की उपलब्धियां और मार्केट में होने वाले बदलाव पर भी उतना ही निर्भर करता है जितना उनके खुद के प्रयासों पर। फिर भी व्यवसायी स्वाभाविक रूप से उसी पर केंद्रित रहते हैं जिसे वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी योजना और कार्रवाई और सबसे निकट के खतरे और अवसर जैसे वित्त पोषण की उपलब्धता वे अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में कम जानते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने लगते हैं जहां प्रतिस्पर्धा की कोई खास भूमिका न हो। कुछ हद तक हम सभी ऐसा करते हैं और ठीक मेरी बेटी की तरह ये हमें जरा भी परेशान नहीं करता। हम विचारहीन और भ्रमित होकर नहीं रहते। हमें ये सोचना पड़ता है कि हमारी जानकारी के अनुसार जिस संसार में हम रहते हैं वो अर्थपूर्ण है। अगर आपको ऐसा न अनुभव हो तो हर सुबह बिस्तर से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी के ऊपर मंडराता वो एलियन, वही जिसे विश्वास है कि वो जो देखता है उसके आधार पर वो जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत सिद्ध होता है क्योंकि वो नहीं जान सकता कि अन्य लोगों के दिमाग में कौन सी कहानियां चल रही हैं। वो हम सब हैं। चैप्टर 19 अब सब साथ में। हमने अपने धन के मनोविज्ञान के बारे में क्या सीखा? बधाई हो, आप अब तक पढ़ रहे हैं। अब समय है उन चीजों को साथ पिरोने का जो हमने अब तक सीखी। ये अध्याय का एक सारांश की तरह है। कुछ छोटे और कार्रवाई योग्य पाठ जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो बुरी तरह से गड़बड़ हो गया। ये हमें इस बारे में महत्वपूर्ण सीख दे सकता है कि धन संपत्ति के प्रबंधन को लेकर सलाह देने के क्या खतरे हो सकते हैं। क्लैरेंस ह्यूजेस 1931 में डेंटिस्ट के पास गए। उनके मुंह में बेहताशा दर्द था। उनके डेंटिस्ट ने उन्हें दर्द कम करने के लिए एनेस्थीसिया दे दिया। घंटों बाद जब क्लैरेंस जागे तो उनके 16 दांत और टॉन्सिल जा चुके थे और फिर सब गलत हो गया। एक सप्ताह बाद सर्जरी की जटिलताओं के कारण क्लैरेंस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी में गड़बड़ी हुई। 1931 में हर सर्जरी में जान जाने का जोखिम रहता था। उनकी पत्नी के अनुसार क्लैरेंस ने कभी भी सर्जरी के लिए सम्मति नहीं दी थी। अगर उनसे पूछा गया होता तो वे भी नहीं देती। ये मामला अदालतों में चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1931 में डॉक्टर और मरीज के बीच सम्मति इतनी पारदर्शी नहीं थी। एक अदालत ने संक्षेप करते हुए कहा कि डॉक्टरों को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल निर्णय लेने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसके बिना हम विज्ञान की उन्नति का लाभ नहीं उठा सकते। अधिकांश इतिहास में एक डॉक्टर का लोकाचार मरीज को ठीक करना होता था और मरीज डॉक्टर के इलाज के बारे में जो भी सोचता हो वो महत्वपूर्ण नहीं होता था। डॉक्टर जे कैटस ने अपनी किताब द साइलेंट वर्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में इस दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा। डॉक्टरों को लगता था कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अपने मरीजों की शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य थे और वो भी अपने प्राधिकार में। इलाज संबंधी निर्णय लेते हुए मरीजों से परामर्श किए बिना ये धारणा कि मरीजों को भी डॉक्टर के साथ मिलकर निर्णय लेने का अधिकार हो सकता है, ये कभी भी औषधि के लोकाचार का भाग नहीं था। इसमें कोई अहंकार या द्वेष नहीं था। ये दो बिंदुओं की एक धारणा थी। नंबर 1, हर मरीज अच्छा होना चाहता है। नंबर 2, उनके इलाज का एक ही वैश्विक और सही तरीका है। अगर आप इन दो बातों में विश्वास रखते हैं तो मरीजों की सम्मति न लेने का मतलब समझ में आता है। लेकिन औषधि इस तरह नहीं चलती। पिछले 50 वर्षों में मेडिकल स्कूल धीरे धीरे बीमारी का इलाज करने से मरीजों का इलाज करने की ओर रुख कर चुके हैं, जिसका मतलब था इलाज की योग्यता के विकल्प को तैयार करना और फिर मरीज को उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने देना। इस प्रचलन का एक कारण मरीज संरक्षण नियम थे और एक अन्य कारण कैटस की प्रभावशाली किताब जिसके अनुसार औषधि में क्या उचित है इसके बारे में मरीजों के मत बहुत भिन्न होते हैं। इसलिए उनके विचारों को ध्यान में रखना
आवश्यक है। कैटज ने लिखा, ये मान लेना बहुत ही खतरनाक मूर्खता है कि अपनी कला और विज्ञान के अभ्यास में चिकित्सक अपनी नेक नियति और सही विकल्प चुनने की अपनी योग्यता पर निर्भर कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है। औषधि एक जटिल पेशा है और डॉक्टरों और मरीजों के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। ये आखिरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। औषधि एक जटिल पेशा है और डॉक्टरों और मरीजों के बीच का परामर्श विचार विमर्श भी जटिल होता है। क्या आप जानते हैं और कौन सा पेशा है जो इसके समान है? वित्तीय सलाह। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। मैं ये भी नहीं जानता कि आपको ये कब चाहिए, और मैं ये भी नहीं जानता कि आपको ये क्यों चाहिए। इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा उस डेंटिस्ट ने क्लरेंस ह्यूजेस के साथ किया। लेकिन निसंदेह रूप से डॉक्टर और डेंटिस्ट अयोग्य नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता है, वे योग्य अनुपात को समझते हैं, वे जानते हैं कि क्या काम करता है। तब भी जब मरीज उनके लिए कौन सा इलाज सही है, इसके बारे में अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वित्तीय सलाहकार भी इसी तरह होते हैं। धन संपत्ति को लेकर कुछ वैश्विक तथ्य होते हैं। तब भी अगर लोग इसके बारे में अलग अलग निष्कर्ष निकालने की, उन तथ्यों को अपने धन पर कैसे लागू किया जाए, इसे ध्यान में रखकर आइए कुछ ऐसी छोटी अनुशंसाओं को देखते हैं जो आपको अपने धन के साथ बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर सकती हैं। सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर क्षमा या दया भाव ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना दिखाई देता है। संसार बड़ा और जटिल है। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविक और पहचानने में कठिन है। खुद को और दूसरों को आंकते हुए ध्यान में रखिए। भाग्य और जोखिम की ताकत का आदर कीजिए और आपके ऐसी चीजों पर ध्यान देने की संभावना अधिक होगी जो आपके नियंत्रण में हो। साथ ही आपकी सही प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को ढूंढने की संभावना भी अधिक होगी। कम अहंकार, अधिक संपत्ति। पैसों की बचत आपके अहंकार और आय के बीच का अंतर है, और संपत्ति वो है जो दिखाई नहीं देती। इसलिए संपत्ति का निर्माण जो आप आज खरीद सकते हैं, उसकी चाह को दबाकर किया जाता है ताकि आपके पास भविष्य में अधिक चीजें या विकल्प हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाते हैं कि आप आज अपने पैसों के साथ कितनी ऐश करते हैं, आप संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी धन संपत्ति का प्रबंधन इस प्रकार करें कि आप रात में चैन की नींद सो सकें। यह कहना इससे अलग है कि आपको सर्वाधिक प्रतिफल कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए या अपनी आय का एक नियत प्रतिशत बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक वे सर्वाधिक प्रतिफल न कमा रहे हो। दूसरे तभी तृप्त अनुभव करेंगे अगर उन्होंने रूढ़िवादी रूप से निवेश किया हो। हर किसी का अपना ही ढंग होता है, लेकिन क्या इससे मुझे रात में अच्छी नींद आएगी का आधार सभी वित्तीय निर्णयों के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वालौकिक दिशा निर्देश पट है। यदि आप एक निवेशक के रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वो है अपनी समय परिधि को बढ़ाना। निवेश में समय सबसे शक्तिशाली बल है। ये छोटी चीजों में वृद्धि कर उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। ये भाग्य और जोखिम को निष्प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन ये नतीजों को उस दिशा में मोड़ देता है जिसके लोग पात्र होते हैं। बहुत सी चीजों के गलत हो जाने को स्वीकारना सीखिए। आप आधे से अधिक बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि न्यून संख्या में कुछ चीजें अधिकांश परिणामों का कारण होती हैं। आप चाहे अपने पैसों के साथ कुछ भी कर रहे हो, आपको बहुत सी चीजों के काम न करने पर संतोष करना होगा। संसार ऐसा ही है। इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आंकलन अपने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देखकर करना चाहिए, न कि अलग अलग निवेशों के आधार पर। बड़ी मात्रा में खराब निवेश और कुछ एक उत्कृष्ट निवेश होने में कोई बुराई नहीं। आमतौर पर यह सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य होता है। अपने काम का आंकलन करते समय अपने अलग अलग निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से विजेता वास्तविकता से अधिक मेधावी नजर आते हैं और हारने वाले उससे अधिक खेदजनक नजर आते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण के लिए कीजिए, क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण न होना खुशी के लिए एक शक्तिशाली और सार्वलौकिक अवरोध है। आप जो करना चाहें, जब करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें, जब तक करना चाहें, इसकी क्षमता वित्त में मौजूद अधिकतम लाभांश प्रदान करती है। कम दिखावटी और अधिक अच्छे बनिए। कोई भी आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार और बढ़िया घड़ी की जरूरत है, लेकिन संभवतः जो आपको चाहिए वो सम्मान
सम्मान और प्रशंसा है और उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना दया और विनम्रता के द्वारा है, बजाय हॉर्स पावर और क्रोम के। बचत कीजिए, बस बचत कीजिए। आपको बचत के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं। कार, अग्रिम भुगतान या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना अच्छा है, लेकिन उन चीजों के लिए बचत करना जिन्हें परिभाषित करना या जिनका अनुमान लगाना असंभव है, बचत करने के सबसे अच्छे कारणों में से एक है। हर किसी का जीवन अप्रत्याशित चीजों की एक जंजीर है। बिना किसी विशेष उद्देश्यों के लिए की गई बचत जीवन की निश्चित अप्रत्याशाओं के विरुद्ध ढाल देती है। सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और फिर उसे चुकाने को तैयार रहें, क्योंकि कोई भी लाभप्रद चीज मुफ्त में नहीं मिलती। और याद रखिए, अधिकतर वित्तीय मूल्यों पर प्रत्यक्ष प्राइस टैग नहीं होता। अनिश्चितता, दुविधा और पछतावा वित्त की दुनिया में आम मूल्य हैं और वे अक्सर चुकाने योग्य होते हैं, लेकिन आपको उन्हें जुर्माने के बजाय सजा जिसे बचा जाए शुल्क के रूप में देखना चाहिए, बदले में कुछ अच्छा पाने के लिए चुकाने का लायक मूल्य। त्रुटि के स्थान की आराधना करें। भविष्य में क्या हो सकता है और आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं, इसके बीच का अंतर आपको सहनशीलता प्रदान करता है और सहनशीलता समय के साथ कंपाउंडिंग को जादुई बना देती है। त्रुटि के लिए स्थान अक्सर रूढ़िवादी बचाव जैसा नजर आ सकता है, लेकिन ये अगर आपको खेल में बनाए रखता है तो ये वापस अपने मूल्य का कई गुना भुगतान सकता है। वित्तीय निर्णयों की चरम सीमाओं से बचें। समय के साथ हर किसी के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं और जितने चरम आपके अतीत के निर्णय होंगे, आगे बढ़ने पर उतना ही अधिक आपको उन पर पछतावा होगा। आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए क्योंकि ये समय के साथ प्रतिफल प्रदान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना चाहिए क्योंकि ये आपको भविष्य में वे जोखिम लेने से रोकता है जो अच्छा प्रतिफल चुका सके। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे परिभाषित करें और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार उन लोगों से प्रभावित न हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। अव्यवस्था का आदर करें। होशियार, जानकार और तर्कसंगत लोग वित्त में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं क्योंकि लोगों के लक्ष्य और कामनाएं एक दूसरे से अत्यंत अलग होते हैं। कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता, बस वो जो आपके लिए काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए क्या काम करता है। चैप्टर 20, स्वीकारोक्तियां, मेरे खुद की धन संपत्ति का मनोविज्ञान। सैंडी गोल्ड्समैन एक अरबपति निवेशक थे जिन्होंने फर्स्ट मैनहट्टन नामक एक परामर्श समूह की स्थापना की। कहा जाता है कि वे अपने निवेश दल के लिए साक्षात्कार में उम्मीदवारों से ये सवाल पूछा करते थे, आपके पास क्या है और क्यों। ये नहीं कि आपके अनुसार कौन से स्टॉक सस्ते हैं या कौन सी अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है, बस मुझे ये दिखाए कि आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं, क्योंकि ये उस बड़े अंतर को रेखांकित करता है जो उसके बीच होता है, जो अर्थपूर्ण लगे, जिसे लोग अक्सर करने की सलाह देते हैं, और वो जो उन्हें सही लगता है, जो वे वास्तव में करते हैं। मॉर्निंग स्टार के अनुसार यूएस के आधे पोर्टफोलियो मैनेजर अपने धन का एक पैसा भी अपने फंड में नहीं लगाते। ये घोर सुनाई पड़ सकता है और आंकड़े निश्चित रूप से पाखंड को उजागर करते हैं, लेकिन जितना आप सोचते हैं ये सब उससे अधिक सामान्य है। यूएससी में औषधि के प्रोफेसर केन मुरे ने 2011 में हाउ डॉक्टर्स डाई नामक एक लेख लिखा जिसने दर्शाया कि डॉक्टर मरीजों के लिए जो इलाज निर्धारित करते हैं अपने लिए किस स्तर का उससे अलग इलाज चुनते हैं। डॉक्टर हम सब की तरह नहीं मरते, उन्होंने लिखा। उनके बारे में जो असामान्य बात है वो ये नहीं कि अधिकांश अमेरिकियों की तुलना में उन्हें कितना अधिक उपचार मिलता है, बल्कि कितना कम। वे दूसरों को मौत से बचाने में भले ही बहुत अधिक समय लगाते हैं, अपनी मृत्यु का सामना करने पर वे काफी शांत रहते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होने वाला है, वे विकल्पों के बारे में भी जानते हैं और आमतौर पर हर प्रकार की मेडिकल देखभाल की पहुंच रखते हैं, लेकिन वे धीरे से चले जाते हैं। एक डॉक्टर अपने मरीज के कैंसर का इलाज करने के लिए तमाम कोशिश कर सकता है, लेकिन अपने लिए प्रशामक देखभाल चुनता है। लोग आपको जो करने की सलाह देते हैं और जो खुद अपने लिए करते हैं उसके बीच का अंतर हमेशा खराब नहीं होता। ये बस इस बात को रेखांकित करता है कि जब आप ऐसी जटिल और भावनात्मक समस्याओं से गुजर रहे हो जो आपको और आपके परिवार को प्रभावित करें, कोई एक सही जवाब नहीं होता, कोई सर्वलौकिक सत्य नहीं होता। बस अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये है कि आपके और आपके परिवार के लिए क्या काम करता है और जिन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं उन्हें इस तरह पूरा जिससे
जिससे आप तृप्त महसूस करें और रात में ठीक से सो सकें। ऐसे कुछ मूल सिद्धांत हैं जिसका पालन करना आवश्यक है। ये औषधि और वित्त दोनों में लागू होता है, लेकिन महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय स्प्रेडशीट और पाठ्य पुस्तक में नहीं किए जाते, वे खाने की मेज पर किए जाते हैं। वे अक्सर प्रतिफल को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी या संतान को निराश न करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। इस तरह की चीजों को चार्ट और सूत्रों में संक्षिप्त करना कठिन है और वे हर व्यक्ति के लिए बहुत अलग होते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए काम करें दूसरों के लिए नहीं कर सकता। आपको ये ढूंढना जरूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है। मेरे लिए जो काम करता है वो ये रहा। मेरा परिवार मेरी बचत के बारे में क्या सोचता है। चार्ली मुंगेर ने एक बार कहा था, मेरा लक्ष्य धनवान बनने का नहीं था, मैं बस आजाद होना चाहता था। हम धन को एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन आजादी हमेशा मेरा व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्य रही है। सर्वाधिक प्रतिफल का पीछा करने या अपनी संपत्ति को लेवरेज पर बहुत शानो शौकत का जीवन बिताने में मुझे खास दिलचस्पी नहीं है। दोनों ही ऐसे खेलों की तरह नजर आते हैं जो लोग अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए खेलते हैं। दोनों में ही जोखिम छुपा रहता है। मैं बस हर सुबह उठकर ये अनुभव करना चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार जो चाहे वो कर सकते हैं, वो भी अपनी शर्तों पर। हमारा हर वित्तीय निर्णय इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। मेरे माता पिता ने अपनी वयस्कता 2 चरणों में बिताई, अत्यंत गरीबी और औसत रूप से समृद्ध। मेरे पिता 40 वर्ष की उम्र में डॉक्टर बने जब वे 3 बच्चों के पिता थे। एक डॉक्टर का वेतन कमाने से वो मितव्ययिता की मानसिकता नहीं बदली जो मिडिल स्कूल के 3 भूखे बच्चों को संभालते हुए निर्मित हुई थी। और मेरे माता पिता ने अपने अच्छे साल अपने साधनों से नीचे रहकर उच्च बचत दर के साथ बिताए। इससे उन्हें काफी हद तक स्वतंत्रता मिली। मेरे पिता एक आपातकालीन कक्ष के डॉक्टर थे, अधिकतम तनाव वाला पेशा जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ, जो दिन और रात की शिफ्ट के बीच शरीर की आंतरिक घड़ी में कष्टमय टांगल की मांग करता है। 2 दशकों के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि बस बहुत हुआ, इसलिए उन्होंने ये काम बंद कर दिया। उन्होंने बस ये काम छोड़ दिया और अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। ये मेरे मन में बैठ गया। एक सुबह उठकर वो बदल पाने की क्षमता जो आप कर रहे हैं अपनी शर्तों पर, जब आप तैयार हो, ये सभी वित्तीय लक्ष्यों में महानतम प्रतीत होता है। मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि आप बस वो काम करेंगे जो आपको पसंद हो, जिनके साथ काम करना पसंद हो, जिस समय आप चाहें और जब तक आप चाहें। और कुछ स्तर तक की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक डॉक्टर का वेतन कमाना आवश्यक नहीं है। इसके लिए अधिकांश रूप से अपनी उम्मीदों पर काबू रखना और अपने साधनों से नीचे का जीवन बिताना आवश्यक है। स्वतंत्रता किसी भी आय के स्तर पर आपकी बचत दर से संचालित होती है और एक निश्चित आय के स्तर के बाद आपकी बचत दर अपनी जीवन शैली की उम्मीदों को हद से बाहर न जाने देने की योग्यता से संचालित होती है। मेरी पत्नी और मैं कॉलेज में मिले और शादी से सालों पहले साथ रहने लगे। स्कूल के बाद हम दोनों के पास प्रवेश स्तर की नौकरियां थी, जिनकी आय भी प्रवेश स्तर वाली थी और हमारी जीवन शैली औसत दर्जे की थी। सभी जीवन शैलियां स्पेक्ट्रम में विद्यमान होती हैं। जो एक व्यक्ति के लिए संतोषजनक हो, किसी और को राजसी या गरीबी जैसा लग सकता है, लेकिन हमारी आय पर हमें हमारे अनुसार एक संतोषजनक अपार्टमेंट, एक संतोषजनक कार, संतोषजनक कपड़े और संतोषजनक खाना मिला। आरामदायक लेकिन शानो शौकत भरा कुछ भी नहीं। 10 दशक से अधिक तक बढ़ती आय के बावजूद मैं वित्त में और मेरी पत्नी स्वास्थ्य सेवा में, हम काफी हद तक उसी जीवन शैली के अनुसार रहते आए हैं। इसने हमारी बचत दर को लगातार बढ़ाया है। वस्तुतः हर डॉलर की बचत ने हमारी बचत को उपार्जित किया है। हमारा स्वतंत्रता कोष, अब हम अपने साधनों से काफी नीचे का जीवन जीते हैं, जो आपको हमारी आय के बारे में कम और 20 की उम्र में स्थापित हमारी जीवन शैली को बनाए रखने के हमारे निर्णय के बारे में अधिक जानकारी देता है। हमारे घर की वित्तीय योजना का वो हिस्सा जिस पर मुझे गर्व है वो ये है कि हमने जीवन शैली की कामनाओं के गोल पोस्ट को कम उम्र में ही आगे बढ़ाना बंद कर दिया। हमारी बचत दर काफी अधिक है, लेकिन हमें शायद ही कभी लगता है कि हम दमनात्मक रूप से मितव्ययी हैं, क्योंकि अधिक सामान के लिए हमारी आकांक्षाएं अधिक नहीं बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई आकांक्षाएं है ही नहीं। हमें अच्छा सामान पसंद है और हम आरामदायक रूप से रहते हैं। हमने बस गोल पोस्ट को आगे बढ़ाना बंद कर दिया है। ये हर किसी के लिए काम नहीं करेगा और ये हमारे लिए सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि हम दोनों इनके लिए समान रूप से सहमत हैं। हम में से कोई भी दूसरों के लिए समझौता नहीं कर रहा है। अधिकतर चीजें जिनसे हमें आनंद मिलता है, टहलने जाना, पढ़ना, पॉडकास्ट, इनका मूल्य अधिक नहीं है, इसलिए हमें शायद ही कभी कोई कमी महसूस होती हो। कभी कभार जब मैं हमारी बचत दर पर सवाल करता हूँ तो मैं अपने माता पिता की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के बारे में सोचता हूँ जो उन्होंने सालों की कड़ी बचत से कमाई और तुरंत मैं वापस आ जाता हूँ। स्वतंत्रता हमारा शीर्ष लक्ष्य है। अपने साधनों से नीचे जीने का एक दूसरा लाभ ये है कि आप अन्यों के साथ बराबरी करने के मानसिक शर्म से बच सकते हैं। अपनी समर्थता से कम में आरामदायक जीवन बिताना और अधिक की कामना न करना उस अत्यधिक सामाजिक दबाव को हटा देता है जिसे आधुनिक फर्स्ट वर्ल्ड के अधिकतर लोग खुद पर लाद देते हैं। नासिम तालिब ने स्पष्ट किया, सच्ची सफलता रैट रेस को छोड़कर अपने कार्यकलाप को व्यवस्थित करना है जिससे मन की शांति प्राप्त की जा सके। मुझे ये पसंद आया। हम स्वतंत्रता कैंप के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं कि हमने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिनका कागजों पर मतलब न बने। हमारे घर पर कोई ऋण नहीं है जो हमारा सबसे खराब वित्तीय निर्णय है लेकिन सबसे अच्छा संपत्ति निर्णय है। जब हमने ये घर खरीदा ऋण ब्याज दर बहुत कम थी। कोई भी तर्कसंगत निवेशक यही सलाह देता कि सस्ते धन का फायदा उठाया जाए और अतिरिक्त बचत को अधिक प्रतिफल वाली संपत्ति जैसे स्टॉक्स में लगाया जाए। लेकिन हमारा लक्ष्य रुखाई से तर्कसंगत होना नहीं, बस मानसिक रूप से उचित होना है। वो स्वतंत्रता का अनुभव जो मुझे अपने घर के स्वामित्व से होता है वो उस वित्तीय लाभ से कहीं अधिक है जो मुझे सस्ते ऋण से अधिक संपत्ति को लीवरेज करने से मिलता है। मासिक भुगतान को हटा देना अपनी संपत्ति के दीर्घकालीन मूल्य को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने से बेहतर महसूस होता है। जो लोग मेरे इस निर्णय के नुक्स गिनाते हैं या वे जो ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं उनके सामने इसकी वकालत नहीं करता। कागजों पर इसका समर्थन नहीं किया जा सकता लेकिन हमारे लिए ये काम करता है। हमें ये पसंद है और यही महत्वपूर्ण है। अच्छे निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होते। एक मोड़ पर आकर आपको खुश होने और सही होने के बीच में चुनना ही पड़ता है। हम अपनी संपत्ति का इतना बड़ा प्रतिशत नकद के रूप में रखते हैं जिसका कोई वित्तीय सलाहकार परामर्श नहीं देगा। हमारी संपत्ति का लगभग 20% भाग हमारे घर के मूल्य के अलावा इसका भी कागजों पर समर्थन नहीं किया जा सकता और मैं दूसरों को ऐसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये बस हमारे लिए काम करता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नकद स्वतंत्रता की ऑक्सीजन है और अधिक महत्वपूर्ण रूप से हम नहीं चाहते कि हमें अपने स्टॉक बेचने पर मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि एक बड़ा खर्च सामने आने पर उसकी भरपाई के लिए स्टॉक के बेचने की संभावना जितना हो सके शून्य के निकट हो। शायद अन्यों के मुकाबले हमारी जोखिम सहनशीलता कम है लेकिन व्यक्तिगत वित्त के बारे में उसके अनुसार हर कोई बिना छूट के एक ऐसे बड़े खर्च का सामना करेगा जिसकी उसने उम्मीद न की हो और इस खर्च के लिए वे विशेष रूप से योजना नहीं बनाते क्योंकि इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। कुछ लोग जिन्हें हमारे वित्त की जानकारी है अक्सर पूछते हैं, आप किस लिए बचत कर रहे हैं? घर, बोट या नई कार? नहीं, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। मैं एक ऐसे संसार के लिए बचत कर रहा हूँ जहाँ जितना हम उम्मीद करते हैं आकस्मिकता उससे अधिक सामान्य है। किसी खर्च की भरपाई करने के लिए स्टॉक बेचने पर मजबूर न होने का मतलब ये भी है कि हम एक लंबे समय के लिए अपने स्टॉक की कंपाउंडिंग की संभावना बढ़ा रहे हैं। चार्ली मुंगिर ने इसे अच्छी तरह समझाया। कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि इसे अनावश्यक रूप से कभी बाधित न किया जाए। मेरा परिवार निवेश के बारे में किस प्रकार सोचता है? मैंने अपना कैरियर एक स्टॉक पिकर के रूप में शुरू किया। उस समय हमारे पास बस अलग अलग स्टॉक थे, अधिकतर बड़ी कंपनियों के जैसे बर्कशायर हैथवे और प्रॉक्टर एंड गैबल, साथ ही कुछ छोटे स्टॉक जिन्हें मैं गहन मूल्य निवेश समझता था। वापस मेरी 20 की उम्र में जाकर देखा जाए तो मेरे पास हर समय कम से कम 25 अलग अलग स्टॉक हुआ करते थे। मुझे नहीं पता कि एक स्टॉक पिकर के रूप में मैंने कैसा कामकाज किया। क्या मैंने मार्केट को हरा दिया? मुझे अंदाजा नहीं है। अधिकतर लोग जो कोशिश करते हैं उनकी तरह मैंने भी अच्छा स्कोर नहीं रखा। किसी भी तरह से मैंने अपने विचार बदल दिए और अब हर स्टॉक जो हमारे पास है वो कम लागत का सूचकांक कोष है। मैं सक्रिय रूप से स्टॉक पिक करने के विरुद्ध नहीं हूँ, चाहे फिर आप ये खुद करें या फिर किसी सक्रिय फंड मैनेजर को अपना पैसा देकर करवाएं। मुझे लगता है कि कुछ लोग मार्केट के औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बस ये बहुत कठिन है। जितना अधिकतर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कठिन। अगर मुझे निवेश को लेकर अपने विचारों का सार प्रस्तुत करना हो तो वो कुछ इस प्रकार होगा। हर निवेशक को एक ऐसी कार्य नीति चुननी चाहिए जिसमें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिकतम संभावना हो और मुझे लगता है कि अधिकतर निवेशकों के लिए कम लागत के सूचकांक कोष में औसत होता है डॉलर कॉस्ट दीर्घकालीन सफलता की सबसे अधिक संभावना प्रदान करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सूचकांक निवेश हमेशा काम करेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि ये सबके लिए है और इसका मतलब ये भी नहीं कि सक्रिय स्टॉक पिकिंग असफल होकर ही रहेगी। आमतौर पर इस उद्योग की एक
नहीं तो दूसरी ओर से बहुत अधिक मोर्चाबंदी हो चुकी है। विशेषतः वे लोग जो सक्रिय निवेश के सख्त विरोधी हैं। मार्केट को हराना कठिन होना चाहिए, सफलता की संभावना कम होनी चाहिए। अगर ऐसा न हो तो फिर हर कोई ये करेगा, और अगर हर कोई ये करेगा तो अवसर ही नहीं होगा। इसलिए अगर मार्केट को हराने की कोशिश करने वालों में से अधिकतर ऐसा करने से चूक जाए तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार 2019 में खत्म हुए दशक में 85% लार्ज कैप सक्रिय प्रबंधक S&P 500 को नहीं हरा पाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सोचते हैं कि मार्केट को हराने की कोशिश करना पागलपन है, लेकिन जो अपने बच्चों को आसमान छूने और पेशेवर एथलीट बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर किसी की अपनी सोच होती है। जीवन सहयोगानुपात से खेलने का नाम है और हम सब सहयोगानुपात के बारे में अलग ढंग से सोचते हैं। सालों के अंतराल में कि अपने परिवार के सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी संभावना अधिक हो जाएगी अगर हम नियमित रूप से दशकों तक कम लागत के सूचकांक कोष में निवेश करते रहें और राशि को कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दें। ये अधिकांश रूप से हमारे मिती हुई खर्च की जीवन शैली के कारण है। यदि मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने का अतिरिक्त जोखिम उठाए बिना आप अपने सभी लक्ष्य प्राप्त कर लें तो कोशिश करने का मतलब ही क्या है। मैं इस विश्व का सर्वोत्तम निवेशक हुए बिना रह सकता हूं, लेकिन मैं एक खराब निवेशक बनकर नहीं रह सकता। और जब मैं इस तरह से सोचता हूं, सूचकांक खरीद कर रोके रखने का विकल्प हमारे लिए बिल्कुल आसान है। मैं जानता हूं कि हर कोई इस तरह से सहमत नहीं होगा, खासकर मेरे दोस्त जिनका काम मार्केट को हराना है। इस तरह से सहमत नहीं होगा। जो वे करते हैं मैं उसका आदर करता हूं, लेकिन हमारे लिए यही काम करता है। हम अपने हर वेतन में से इन सूचकांक कोष में निवेश करते हैं। यूएस एंड अंतरराष्ट्रीय स्टॉक का मेल हमारा कोई नियत लक्ष्य नहीं है, ये बस वो है जो हमारे खर्च करने के बाद बच जाता है। इसी कोष में से हम सेवानिवृत्ति खाते में पैसा डालते हैं और अपने बच्चों की 529 कॉलेज बचत योजना में योगदान करते हैं, और बस इतना ही। प्रभावी रूप से हमारा शुद्ध मूल्य है एक घर, चेकिंग अकाउंट और कुछ वैनगार्ड सूचकांक कोष। हमारे लिए इसके लिए अधिक जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये सरल ही पसंद है। निवेश को लेकर मेरी एक गहन धारणा यह है कि निवेश में लगे प्रयास और निवेश के नतीजों में कम सह संबंध होता है। कारण ये है कि संसार पुंज द्वारा संचालित होता है। कुछ एक परिवर्ती कारक अधिकांश नतीजों के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप निवेश करने में चाहे कितना भी बड़ा प्रयास करें, लेकिन अगर आप उन 2 या 3 बातों से चूक जाएं जो आपकी कार्यनीति में कांटा घुमाती हैं, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसका उल्टा भी सच है। सरल निवेश कार्यनीतियां भी अच्छे से काम कर सकती हैं अगर वे उन चीजों पर पकड़ बनाए रखें जो उस कार्यनीति की सफलता के लिए आवश्यक है। मेरी निवेश कार्यनीति सही निवेश क्षेत्र चुनने या फिर अगली मंदी का समय जानने पर निर्भर नहीं करती। ये उच्च बचत दर, धैर्य और इस आशावाद पर निर्भर करती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अगले कई दशकों में मूल्य बनाएगी। मैं वस्तुतः अपना पूरा निवेश प्रयास इन 3 बातों के बारे में सोचने में लगाता हूँ, खासकर पहली 2 जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। मैंने अतीत में अपनी निवेश कार्यनीति बदली है। इसके लिए निश्चित रूप से संभावना है कि मैं इसे भविष्य में भी बदल सकता हूँ। हम चाहे जैसे भी बचत या निवेश करें, मुझे विश्वास है कि हमारा लक्ष्य हमेशा स्वतंत्रता होगा और हम हमेशा वही करेंगे जिससे हम रात में चैन की नींद सो पाए। हमें लगता है कि यही परम लक्ष्य है। धन संपत्ति के मनोविज्ञान में महारत, लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है। मूर्ख कोई भी नहीं है।